Hello and welcome to Filler Form. I am Ali Mukhtar, sociology teacher at Filler Form. तो अभी हम लोग यूनिट थर्ड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग यूनिट थर्ड का पार्ट भी करने वाले हैं। 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग कंफर्म करिए वॉइस एंड पीपीटी क्लियर है या नहीं। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए बस ये ऑफर बचा हुआ है, क्योंकि ये 9 सितंबर से 13 सितंबर तक था, जिसमें आपको 20% ऑफ के साथ साथ एक पेपर 1 की सॉल्व पेपर की बुक आपको मिलेगी। तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है वो आज ज्वाइन कर लें। 13 सितंबर को लास्ट डेट है ये ऑफर की। और आप लोग मेरा रेफरल कोड जो कि अलीम 10 है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं पावर के बारे में। हम लोग अभी सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक, तो पावर के बारे में देखेंगे, पावर के बारे में सोशोलॉजी में क्या क्या बातें की गई हैं। पावर इज अ टर्म ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पोर्ट्रे एंड इट्स मीनिंग इज टू बी एबल। पावर जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। जो लैटिन वर्ड क्या है? पोर्ट्रे है, जिसका मतलब होता है एबल, मतलब किसी चीज के काबिल होना। ठीक, शक्ति लैटिन शब्द पोर्ट्रे से लिया गया शब्द है, और इसका अर्थ है सक्षम होना। सक्षम होना मतलब किसी चीज के लिए और किसी काम के लिए सक्षम होना, कुछ करने के लिए सक्षम होना। ठीक, as per the popular sociologist Max Weber, power is the ability to create the desired result even when others are against it. ठीक, तो हमने वेबर को पढ़ा है। वेबर को पढ़ते वक्त हमने पावर के बारे में भी पढ़ा है। उन्होंने किस तरह से पावर को डिफाइन किया है ये भी पढ़ा है हम लोगों ने, लेकिन उसको फिर से रिपीट करते हैं। पावर के कॉन्सेप्ट में सबसे पहले वेबर का नाम आता है। वेबर ने पावर का कॉन्सेप्ट देते वक्त ये कहा कि एक एबिलिटी है टू क्रिएट द डिजायर्ड रिजल्ट, मतलब कि जो आपकी इच्छा के अनुसार जो रिजल्ट है उसको क्रिएट करने के लिए आपकी एबिलिटी होती है। दूसरे अगर इसके अगेंस्ट हैं तब भी, मतलब जिसके पास पावर होता है वो जो वो चाह रहा है वो कर सकता है, भले ही उसके अगेंस्ट दूसरे लोग हों। ठीक, भले ही उसके अगेंस्ट दूसरे लोग हों, लेकिन वो जो चाह रहा है वो खुद ही कर सकता है उस चीज को। तो पावर इसी को कहते हैं। पावर इज द एबिलिटी टू क्रिएट डिजायर्ड रिजल्ट, इवन व्हेन अदर्स अगेंस्ट इट। मतलब कि आ, लोग आपके सपोर्ट में हैं तब तो आप कर ही सकते हैं उसको, लेकिन अगर दूसरे लोग आपके अपोजिशन में हैं, आपके अगेंस्ट हैं, तब भी आप जो है ये काम पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, लोकप्रिय समाजशास्त्री मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति वंचित परिणाम पैदा करने की क्षमता है। ठीक, मतलब कि कोई भी इच्छित परिणाम पैदा करने की क्षमता होती है, मतलब जो आपकी इच्छा है कि कैसा परिणाम होना चाहिए वैसा परिणाम पैदा करने की आपकी एक क्षमता है, जिसको शक्ति कहा जाता है। भले ही आपके खिलाफ दूसरे लोग हों, कि दूसरे लोग भले ही आपके खिलाफ हों, उसके अगेंस्ट जाकर भी, उसके खिलाफ जाकर भी आप उस शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक,
तो यही है कि आप दूसरों के खिलाफ भी जो आप चाह रहे हैं कि जैसा आपका परिणाम हो वैसा आप परिणाम लाने की कोशिश करते हैं। तो इसको, इस क्षमता को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। ठीक, जैसे आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब आता है, भले ही पब्लिक उसके खिलाफ है लेकिन वो एक ऑर्डर दे के चला जाता है। वो ऑर्डर कैसे दे पाता है? क्योंकि उसके पास एक पावर है। ठीक, एक पावर है। ठीक, तभी वो ये काम कर पाता है। क्लास थ्योरी ऑफ पावर। अब इसमें पावर में कई थ्योरीज हैं जिनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आता है क्लास थ्योरी ऑफ पावर, शक्ति वर्ग सिद्धांत क्या है? दिस क्लास थ्योरी ऑफ पावर इज सोशियोलॉजी, इन सोशियोलॉजी इज एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स एंड हिज मार्क्सिज्म। ठीक, तो क्लास थ्योरी ऑफ पावर किससे रिलेटेड है? कार्ल मार्क्स और मार्क्सिज्म से रिलेटेड। ठीक, समाजशास्त्र में शक्ति का ये वर्ग सिद्धांत कार्ल मार्क्स और उनके मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो शक्ति, क्लास के बारे में ज्यादातर बात करते हैं कार्ल मार्क्स, वर्ग के बारे में ज्यादातर बात करते हैं कार्ल मार्क्स। तो ये जो वर्ग की शक्ति का है, शक्ति का वर्ग सिद्धांत जो है, ठीक, ये कार्ल मार्क्स से जुड़ा हुआ है या मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है? ठीक, इट स्टेट दैट देयर आर टू क्लास इन ईच सोसाइटी। ये हमेशा ये कहते हैं कि हमेशा क्लास, जो भी सोसाइटी होगी उसमें दो क्लासेस होती हैं। वन इज द क्लास ऑफ रिच, एक ऐसी क्लास होती है जो रिच होती है जिनको हैव्स कहा जाता है या बार्जोजी भी कहा जाता है। ठीक, एंड द अदर इज द क्लास ऑफ द पुअर, हैव नॉट। मतलब रिच कौन है? जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक, उनको हैव्स कहा जाता है, उनको रिच कहा जाता है। ठीक, so it states that there are two class in each society. One is the class of rich जिनको हैव कहा जाता है, एंड द अदर इज द क्लास ऑफ पुअर जिनको हैव नॉट्स कहा जाता है। तो हैव नॉट्स को प्रोलिटेरिएट भी कहा जाता है, हैव्स को बॉर्जोइजी भी कहा जाता है। ठीक, तो कार्ल मार्क्स या मार्क्सिज्म हमेशा ये बिलीव करते हैं कि किसी भी सोसाइटी में दो क्लासेस होती हैं। एक होती है जो रिच होती हैं, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिनके पास फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक, और एक होती हैं जो हैव नॉट्स होती हैं, मतलब जो वर्कर होते हैं या लेबरर होते हैं, उनको ये हैव नॉट्स कहा जाता है और उनका दूसरा नाम है प्रोलेटेरियट। तो ये दो क्लासेस हमेशा हर सोसाइटी में पाई जाती है। इसमें कहा गया मतलब मार्क्सवाद में कहा गया कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग होते हैं। प्रत्येक समाज में दो वर्ग होते हैं। एक है अमीरों का वर्ग जिनको हैव्स कहा जाता है। ठीक, हैव्स नहीं होगा ये, जिनके पास है। ठीक है, ठीक, तो जिनको हैव्स कहा गया, एक अमीरों का वर्ग होता है जिनको हैव्स कहा गया, मतलब कि जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, जिनके पास जो है साधन होते हैं प्रोडक्शन के, यानी कि उत्पादन के जो साधन होते हैं वो। ठीक, उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंध से रिलेटेड जो भी हैव्स होते हैं, जिनके पास, जो अमीर होते हैं, मतलब कि जिनके पास उत्पादन के साधन भी होते हैं और उत्पादन के तरीके भी होते हैं। और दूसरा है गरीब का वर्ग। ठीक, दूसरा क्या है? गरीब का वर्ग, जिनके पास कोई चीज नहीं है। ठीक, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, मतलब उत्पादन के सोर्स, उस उत्पादन के स्रोत नहीं होते हैं। ठीक, द रिच क्लास इज द डोमिनेंट क्लास। और जो रिच क्लास होती है वो डोमिनेंट क्लास होती है। डोमिनेंट क्लास मतलब जो डोमिनेट करती है सोसाइटी में, जिनका मतलब बोलबाला होता है सोसाइटी में, जो मतलब सोसाइटी में अपने पावर का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, तो ये जो है रिच क्लास जो है वो डोमिनेंट क्लास होती है इकोनॉमिकली एंड ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास होती है, मतलब इनके पास इकोनॉमी ज़्यादा होती है, मतलब इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। इकोनॉमिकली डोमिनेंट मतलब इनके पास इकोनॉमिक प्रोडक्शन के जितने सोर्स होते हैं वो सब इनके पास मौजूद होते हैं। एंड ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ये ओन करते हैं। दे आर आल्सो पोजेस सोशल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल पावर। सो इस वजह से इनके पास सोशल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल पावर होती है सोसाइटी में। कि आपने देखा होगा जो
अमीर लोग होते हैं, जो रिच लोग होते हैं, उनकी सोसाइटी में ज़्यादा सुनी जाती है, उनके पास ज़्यादा पावर होती है। दिस पावर हेल्प देम टू मेंटेन देयर डोमिनेंस। उस पावर का इस्तेमाल वो अपने डोमिनेंस को मेंटेन रखने में मदद करते हैं। वो किसी से भी बोल सकते हैं कि मेरा फला काम है, वो करना है तुमको, ठीक। तो अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए जो है वो इस पावर का इस्तेमाल करते हैं। अमीर वर्ग आर्थिक रूप से प्रभावशाली वर्ग है। अमीर वर्ग जो है वो आर्थिक रूप से कौन सा है, प्रभावशाली वर्ग है, और उत्पादन के साधनों का मालिक। और ये जो है उत्पादन के साधनों का मालिक है। उनके पास समाज में सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक शक्तियां भी हैं, ठीक। उनके पास क्योंकि ये साधनों के उत्पादन के जो साधन हैं उनके मालिक होते हैं, उस वजह से उनके पास समाज में सामाजिक और राजनीतिक और वैचारिक शक्तियां भी होती हैं। ये शक्ति उन्हें अपना प्रभुत्व बनाए रखने में मदद करती है। तो उनका अपना प्रभुत्व बनाए रखने में यही सारी शक्तियां मदद करती हैं, ठीक। प्लुरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, शक्ति का बहुलवादी सिद्धांत क्या होता है, ठीक। ये नई दूसरी थ्योरी है, प्लुरलिस्टिक प्लुरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, शक्ति का बहुलवादी सिद्धांत। तो क्लास थ्योरी ऑफ पावर में आपने देखा कि जो रिच क्लास होती है उसी के पास पावर होता है, और उस पावर का इस्तेमाल किसके ऊपर किया जाता है, जो पुअर क्लास है उनके ऊपर, ठीक। दिस इज one of those sociological theory of power that reject both the theories of class and elite, ठीक है। तो elite theory of power और class theory of power दोनों को ये रिजेक्ट करती है प्लुरलिस्टिक theory of power, ठीक। तो प्लुरलिस्टिक theory of power, elite theory of power और class theory of power दोनों को रिजेक्ट करती है। काम करते हैं हम लोग पहले elite theory of power पढ़ लेते हैं, फिर ये पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि elite को उन्होंने रिजेक्ट करके क्या कहा है या क्लास को रिजेक्ट करके कहा है। तो ये होता है इलाइट थ्योरी ऑफ पावर। शक्ति का कुलीन सिद्धांत क्या होता है? द इलाइट थ्योरी ऑफ पावर स्टेट दैट ईच सोसाइटी, इलाइट थ्योरी ऑफ पावर क्या कहती है, या एलिट थ्योरी ऑफ पावर क्या कहती है? एलिट थ्योरी ऑफ पावर कहती है कि हर सोसाइटी में, ईच सोसाइटी अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन दैट इज द एलिट ग्रुप होल्ड पावर, ठीक। मतलब हर सोसाइटी में एक स्मॉल ग्रुप होता है जिसको एलिट ग्रुप कहा जाता है, और उसी के पास पावर होती है, ठीक। उसी के पास पावर होती है। एक स्मॉल ग्रुप मतलब नंबर में कम होते हैं, लेकिन वो एलिट ग्रुप होते हैं और उन्हीं के पास पावर होती है। शक्ति का अभिजात वर्ग सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक समाज में व्यक्तियों का एक छोटा समूह यानी कि अभिजात वर्ग होता है, ठीक। अभिजात वर्ग होता है जिनके पास शक्ति होती है, ठीक। अभिजात वर्ग होता है जिनके पास शक्ति होती है। तो एलिट ग्रुप के पास ही शक्तियां होती हैं, एक स्मॉल ग्रुप के पास ही शक्तियां होती हैं। ये कॉन्सेप्ट कौन एक्सप्लेन करता है? एलिट थ्योरी ऑफ पावर, ठीक। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सोसाइटी डिसीजन एंड रूल्स, और वही जो एलिट ग्रुप है जिनके पास पावर है, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सोसाइटी के डिसीजन को बनाने में, सोसाइटी के रूल्स को बनाने में, ठीक। दस द पावर इज इन हैंड ऑफ द एलिट विच वी रिफर्स टू एज पावर एलिट, ठीक। तो इसीलिए जो है पावर जो है एक किसी एक के पास में होता है, जिसको हम लोग पावर एलिट के नाम से जानते हैं, ठीक। तो पावर जो है सिर्फ एलिट ग्रुप के पास होता है, जिसको हम लोग पावर एलिट के नाम से जानते हैं, ठीक। वे समाज के निर्णय और नियम बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रकार शक्ति अभिजात वर्ग के हाथों में है, जिसे हम पावर एलिट कहते हैं, ठीक। तो अभिजात शक्ति कहते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक। तो उस समाज में कुछ ही लोगों के पास यानी कि एलिट ग्रुप के पास ही पावर होते है, शक्ति होती है, जो जिम्मेदार होते हैं नियम बनाने के लिए और कोई भी निर्णय लेने के लिए, ठीक। और तो ये मतलब जो शक्ति है वो किसी छोटे अभिजात ग्रुप के, अभिजात वर्ग के पास हाथों में ही होती है, जिसको हम लोग अभिजात शक्ति भी कहते हैं, ठीक। जिसको हम लोग अभिजात शक्ति भी कहते हैं, पावर एलिट भी कहते हैं, ठीक। अब ये पावर एलीट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सो द मेजर प्रोटेगनिस्ट ऑफ दिस सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पावर आर प्लेटो, ठीक। प्लेटो, ओ वाई कैसेट्स, रॉबर्ट मिशेल्स, जैन ब्रनहम बरहम, मॉस्का एंड सी राइटर्स, इन्होंने एलीट पावर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, ठीक। शक्ति के इस समाजशास्त्री सिद्धांत के प्रमुख नायक
परेटो ओआई है, ठीक, नहीं, प्रेटो ओआई गैसेट, रॉबर्ट मिशेल, जैक्स वॉर्नहेम, मॉस्को और सी राइटविज, ठीक। तो जो मेजर प्रोटेजनिस्ट प्रोटेजनिस्ट किसको कहते हैं, जिन्होंने इस थ्योरी को दिया, ठीक, तो जिन्होंने इस थ्योरी को बनाया, तो इसमें प्लेटो भी आते हैं, ओ वाई गैसेट भी आते हैं, रॉबर्ट मिशेल भी आते हैं, जेम्स बर्नहेम भी आते हैं, मोस्का और सीराइटमिस भी आते हैं, ठीक। इन्होंने पावर एलिट्स का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक। अब देखते हैं पावर एलिट्स हमने पढ़ लिया, क्लास थ्योरी ऑफ पावर पढ़ लिया, अब प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ पावर को पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग जेंडर थ्योरी ऑफ पावर पढ़ेंगे। अब ये प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ पावर क्या है, शक्ति का बहुलवादी सिद्धांत क्या है। दिस इज वन ऑफ दोज सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पावर दैट रिजेक्ट बोथ थ्योरीज ऑफ क्लास एंड इलाइट। तो ये जो है दोनों को रिजेक्ट करते हैं, ये कहते हैं किसी एक क्लास के पास पावर नहीं होती है, ना ही किसी एक स्मॉल ग्रुप जिसको एलिट कहा जाता है उनके पास भी पावर नहीं होती है, इन दोनों को ये रिजेक्ट करते हैं, ठीक। ये सत्ता के उन समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में से एक है जो वर्ग और अभिजात वर्ग दोनों सिद्धांतों को खारिज करते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि कुछ एक वर्ग के पास ही पावर होती है उसको भी खारिज करते हैं, और जो कहते हैं जो अभिजात वर्ग के पास ही पावर होती है उसको भी ये रिजेक्ट करते हैं। शक्ति का बहुलवादी सिद्धांत जो है वो इसको भी रिजेक्ट करता है। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ पावर जो है एलीट पावर को और क्लास पावर दोनों को रिजेक्ट करता है, ठीक। It states that neither does one class nor does any elite use power in each society। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सोसाइटी में एक स्मॉल ग्रुप जिसको एलिट कहा जाता है उसी के पास पावर होगी, या ऐसा भी नहीं है कि किसी एक क्लास के पास ही पावर होती है। बट डिफरेंट ग्रुप यूज पावर, बट अलग अलग ग्रुप जो है अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लेबर यूनियन के पास एक पावर होती है, वो भी अपने पावर का यूज करते हैं, चाहे वो कैपिटलिस्ट उसके अगेंस्ट ही हो, लेकिन वो अपने पावर का इस्तेमाल कर पाते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक समाज में ना तो कोई एक वर्ग है, ना ही कोई संभ्रांत वर्ग यानी कि अभिजात वर्ग शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन विभिन्न समूह शक्ति का उपयोग करते हैं। लेकिन अलग अलग विभिन्न समूह भी अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक अभिजात वर्ग के पास ही पावर है या किसी एक वर्ग के पास ही पावर है, ऐसा आप नहीं कह सकते, ठीक। अलग अलग समूह जो है उस पावर का इस्तेमाल करते हैं। एवरी सोसाइटी हैज मेनी ग्रुप्स ऑफ पीपल एंड ईच ऑफ देम रिप्रेजेंट सम मेजर इंटरेस्ट, ठीक। तो हर सोसाइटी में कई ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, मतलब कई अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं, और हर ग्रुप जो है कुछ मेजर इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हर ग्रुप जो है कुछ कुछ मेजर इंटरेस्ट को यानी कि मेजर जरूरतों को ही पूरा कर रहा होता है। ऑल दिस ग्रुप आर कॉन्स्टेंटली competing with each other to share the power and influence in, ठीक। तो सारे ग्रुप आपस में कंपटीशन करते हैं पावर को शेयर करने के लिए, ठीक। प्रत्येक समाज में लोगों के कई समूह होते हैं और उनमें प्रत्येक कुछ प्रमुख हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज में बहुत सारे समूह होते हैं और हर समूह जो है कुछ प्रमुख हितों के बारे में बात करता है, कुछ प्रमुख हितों का ही प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। ये सभी समूह शक्ति और प्रभाव को साझा करते हैं। तो ये सभी समूह जो है शक्ति और प्रभाव को साझा करते हैं, करने के लिए लगातार एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, मतलब दोनों के बीच में कंपटीशन हमेशा जारी रहता है पावर और प्रभाव, शक्ति और प्रभाव को मेंटेन रखने के लिए, ठीक। नेक्स्ट आता है जेंडर थ्योरी ऑफ पावर। शक्ति का लिंग सिद्धांत क्या कहता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पावर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ पावर है, which state that in all societies men possess the power and dominate the women of the society। तो ये एक्सप्लेन करती है कि हर सोसाइटी में मेन के पास पावर होती है और मेन जो है उस पावर का इस्तेमाल करते हैं विमेन को डोमिनेट करने के लिए, ठीक। विमेन को डोमिनेट करने के लिए ये पावर इस्तेमाल करते हैं, ठीक। शक्ति का लिंग सिद्धांत क्या है। ये शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में से एक है। तो ये शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण
समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में से एक है जो बताता है कि सभी समाजों में पुरुषों के पास शक्ति होती है। तो सभी समाजों में जो है पुरुषों के पास ही शक्ति होती है और पुरुष जो है इस शक्ति का इस्तेमाल क्या करते हैं, समाज की महिलाओं पर हावी होते हैं। ठीक, मतलब समाज की महिलाओं को दबाने के लिए या समाज की महिलाओं पर हावी होने के लिए पुरुष इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो जेंडर थ्योरी ऑफ पावर सिंपली ये कहती है कि पावर जो है वो सिर्फ एक जेंडर के पास है, जो कि मैस्कुलिन जेंडर है, यानी कि मेल के पास होता है। ठीक, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि मेल के पास है, सिर्फ पुरुषों के पास पावर है, महिलाओं के पास पावर नहीं है। और पुरुष जो है उस पावर का इस्तेमाल, उस शक्ति का इस्तेमाल महिलाओं को डोमिनेट करने के लिए, महिलाओं पर हावी होने के लिए करते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अथॉरिटी यानी कि अधिकार। अब ये अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे एक्सप्लेन किया गया है, देखते हैं। Authority in sociology is defined as the socially approved or legitimate power exercised by one individual or a group of individuals over another. Authority in sociology is defined as the socially approved or legitimate power. अथॉरिटी क्या है, एक तरह की पावर है, लेकिन ये सोशली अप्रूव्ड होती है और लेजिटिमेट होती है। ठीक, इसको लीगल पावर कह सकते हैं। तो जैसा वेबर ने डिफाइन किया था कि लेबर पावर जो लीगल पावर होती है उसी को हम लोग अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी इन सोसाइटी इज डिफाइंड एज द सोशली अप्रूव्ड और लेजिटिमेट पावर। जो सोशली अप्रूव्ड ऑफ पावर हो या लेजिटिमेट पावर हो, उसी को हम लोग अथॉरिटी कहते हैं। एक्सरसाइज बाय वन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओवर अनदर। एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है दूसरे के ऊपर अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करते हैं, अपनी पावर एक्सरसाइज करते हैं। जो पावर क्या है, लेजिटिमेट है और सोशली अप्रूव। ठीक, जैसे पुलिस, पुलिस के पास अथॉरिटी होती है क्योंकि उनको लीगल पावर दी जाती है। ठीक, लेजिटिमेट पावर दी जाती है और ये सोशली अप्रूव्ड होता है कि पुलिस की पावर पास ये पावर रहेगी। ठीक, जिस पावर का इस्तेमाल करके वो सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। अधिकार, समाजशास्त्र में प्राधिकरण को सामाजिक रूप से स्वीकृत किया या वैध शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक, तो अधिकार को यानी कि प्राधिकरण को समाजशास्त्र में एक सामाजिक रूप से स्वीकृत या वैध शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब कि जो वैध शक्तियां होती हैं उसी को हम लोग प्राधिकरण या अधिकार कह सकते हैं। ठीक, या जो सामाजिक रूप से स्वीकृत शक्तियां होती हैं उसको भी हम लोग प्राधिकरण या अधिकार कह सकते हैं, जो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा दूसरे पर प्रयोग किया जाता है। अब ये जो शक्ति है यानी कि जो प्राधिकार है या जो अधिकार है उसका इस्तेमाल वो लोग किस लिए करते हैं, कोई एक व्यक्ति, कोई एक समूह दूसरे व्यक्ति या समूह के ऊपर करने के लिए, मतलब वो दूसरे व्यक्ति या दूसरे समूह के ऊपर ये पावर इस्तेमाल, ये अधिकार इस्तेमाल करता है। ठीक, जैसे मैंने बताया पुलिस का एग्जांपल दिया, पुलिस के पास ये अधिकार होता है, उसके पास एक वैध शक्ति होती है, एक सामाजिक रूप से स्वीकृत शक्ति होती है जिसका इस्तेमाल वो लोग करते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, यानी कि कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं। जो अधिकार क्या है, सिर्फ वैध शक्तियां। ठीक, सामाजिक रूप से स्वीकृत शक्तियां। ठीक, फीचर्स ऑफ अथॉरिटी। अब अथॉरिटी के फीचर्स क्या होते हैं, प्राधिकरण की विशेषताएं क्या होती हैं। अथॉरिटी इज अ लेजिटिमेट राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो ये लेजिटिमेट राइट होता है, कानूनी तौर पे उनको ये राइट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, संविधान जो है वो इनको वो राइट, कॉन्स्टिट्यूशन ये उनको ये राइट देता है। अथॉरिटी इज अ लेजिटिमेट राइट ऑफ इंडिविजुअल। तो ये लेजिटिमेट राइट होता है। ठीक, क्योंकि लेजिटिमेट पावर को ही हम लोग अथॉरिटी कहते हैं। तो अथॉरिटी क्या है, एक लेजिटिमेट राइट है किसी भी इंडिविजुअल का। प्राधिकरण एक व्यक्ति का एक वैध अधिकार होता है। ठीक, ये किसी भी व्यक्ति का एक वैध अधिकार होता है। वैध अधिकार मतलब उसके पास ये कानूनी तौर पर उसको ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे एक डीएम है, उसको भी कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कानूनी तौर पर कुछ शक्तियां दी जाती हैं जिसका इस्तेमाल वो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसके बाहर भी कर सकता है।
उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होती है, अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं होती है, ठीक। लिमिटेड अथॉरिटी होती है, लिमिटेड पावर होती है, उसी का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। It is exercised with a set of norms to govern the operation carried out in an organization। ये अथॉरिटी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है? एक सेट ऑफ नॉर्म्स होते हैं उसके जरिए, मतलब कि किस तरह से आपको काम करना है और किस तरह से आपका बिहेवियर होगा, ये सारी चीजें सेट होती हैं। इट इज एक्सरसाइज विद द सेट ऑफ नॉर्म टू गवर्न द ऑपरेशन कैरिड आउट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेशन हो रहा है उसको गवर्न करने के लिए आप लोग नॉर्म्स सेट का इस्तेमाल करते हैं। एक संगठन में दिए गए कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, तो एक संगठन में जो दिए गए कार्य हैं उनको ही नियंत्रित करने के लिए या उनको ही मेंटेन करने के लिए मानदंडों के एक सेट के साथ प्रयोग किया जाता है। तो मानदंडों के एक सेट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इट रिफर्स टू अ लीगल राइट टू फॉलो कंप्लायंस। ठीक, ये लीगल राइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, कंप्लायंस को फॉलो करने के लिए। ये अनुपालन का पालन करने के लिए, जो भी मतलब कंप्लायंस है यानी कि अनुपालन है, उनका पालन करने के लिए जो है कानूनी अधिकार को संदर्भित करते हैं। मतलब इनको कानूनी तौर पे एक अधिकार दिया जाता है कि वो कौन कौन सी चीजों का पालन कर सकते हैं, ठीक। It brings the right to maintain power and keeps every role and responsibility in sync। ठीक, तो ये जो है क्या करता है, इट ब्रिंग्स द राइट टू मेंटेन पावर, मतलब अपनी पावर को मेंटेन करने का भी राइट देता है, एंड कीप एवरी वंस रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सिंक। ठीक, हर आदमी का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये मेंटेन करने की कोशिश करता है। ये सत्ता बनाए रखने का अधिकार लाता है और हर भूमिका और जिम्मेदारी को सीखता है, ठीक, और हर भूमिका और जिम्मेदारी जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है, ठीक। इट हेल्प मेक एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसको अचीव करने में ये हेल्प करता है। जैसे एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक गोल है, गोल के साथ होते हैं कि सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो ये जो है उनको हेल्प करता है, क्योंकि वो कुछ पावर दे देता है उनको कि आप जो है लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी पावर का इस्तेमाल करके वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किए रहते हैं। तो इस तरह से ये हेल्प करता है जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल होते हैं उसको अचीव करने के लिए, ठीक। ये संगठनात्मक लक्ष्यों को बनाने और प्राप्त करने में मदद करता है। तो संगठन संगठन लेवल पे जो लक्ष्य होते हैं उनको बनाने और उसको प्राप्त करने में मदद करता है, क्योंकि पावर के जरिए आप उन सब लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं जो आप चाहते हैं, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पर्सनहुड, व्यक्तित्व। अब ये पर्सनहुड क्या होता है? Boethius, a philosopher of the early 6th century CE, ठीक। तो 6th century CE के एक फिलोसफर हैं बोएथियस जिनका नाम है, ठीक। गिव्स द डेफिनेशन ऑफ पर्सन एज एन इंडिविजुअल। पर्सन के डेफिनेशन उन्होंने कैसे दिया? एज एन इंडिविजुअल सब्सटेंस ऑफ रेशनल नेचर, ठीक। एक इंडिविजुअल जिसके पास जो है रेशनल नेचर है। रेशनल नेचर मतलब वो सारी चीजें रेशनल तरीके से सोचता और करता है, ठीक। बोएथियस प्रारंभिक 6वीं शताब्दी सी के एक दार्शनिक व्यक्ति की परिभाषा तर्क संगत प्रगति के एक व्यक्तिगत पदार्थ के रूप में देते हैं, ठीक। मतलब तर्क संगत प्रकृति के एक व्यक्तिगत पदार्थ के रूप में करते हैं। मतलब व्यक्ति क्या है? एक तर्क संगत प्रकृति के रूप में व्यक्तिगत पदार्थ, एक व्यक्तिगत पदार्थ है। मतलब कि वो एक व्यक्ति है। व्यक्ति की परिभाषा उन्होंने बताया कि व्यक्ति किसको कह सकते हैं? जो तर्क संगत हो और आ, व्यक्तिगत पदार्थ, ठीक। इस बेसिस पे उन्होंने डिफाइन किया है व्यक्ति को या पर्सन को। अकॉर्डिंग टू द नेचुरलिस्ट एपिस्टेमोलॉजिकल ट्रेडिशन फ्रॉम Descartes to Locke and Hume,
द टर्म में डिजाइनेट एनी ह्यूमन और नॉन ह्यूमन एजेंट। इस टर्म का मतलब क्या हो सकता है इन सब थिंकर के अकॉर्डिंग कि एनी ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एजेंट who possesses continuous consciousness over time, जिनके पास जो है कंटिन्यूस कॉन्शियसनेस होता हो हर टाइम, ये जो है उसके पास कंटिन्यूस कॉन्शियसनेस हो, एंड इज देयरफॉर कैपेबल ऑफ फ्रेमिंग रिप्रेजेंटेशन, और जो इस काबिल हो कि अपना रिप्रेजेंटेशन जो है वो फॉर्म कर सके अबाउट द वर्ल्ड, वर्ल्ड के बारे में, फॉर्मुलेटिंग प्लान्स एंड एक्टिंग ऑन देम, ठीक, और वो प्लान्स को फॉर्मुलेट कर लेता हो और उस पर एक्ट कर लेता हो, इसको ही हम लोग पर्सनहुड का नाम देते हैं। एक पर्सनहुड क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि आप एज अ पर्सन कैसे काम कर पाते हैं या नहीं, ठीक। प्राकृतिकवादी ज्ञान मीमांसीय परंपरा के अनुसार डेस्कार्टेस से, लॉक और ह्यूम के माध्यम से, तो ये सारे थिंकर हैं, इन सब के माध्यम से अगर समझा जाए तो क्या होगा, व्यक्तित्व क्या होगा, शब्द किसी भी मानव या गैर मानव एजेंट को निर्दिष्ट करता है, ठीक। तो ये जो शब्द है व्यक्तित्व का, वो किसी गैर मानव एजेंट को निर्दिष्ट करता है, जो समय के साथ निरंतर चेतना रखता है, जो समय के साथ निरंतर चेतना रखता है, और इसलिए दुनिया के बारे में प्रतिनिधित्व तैयार करने इसलिए वो दुनिया के बारे में प्रतिनिधित्व तैयार करने, योजना बनाने और उन पर अमल करने में सक्षम होता है, ठीक। तो अगर इन सब चीजों में वो सक्षम हो, तभी उसका हम कह सकते हैं कि उसका व्यक्तित्व जो है वो डेवलप हो चुका है, ठीक। According to Charles Taylor, the problem with the naturalist view is that it depends solely on a performance criteria to determine what is an agent। एक एजेंट को डिटरमाइन करने के लिए ज्यादातर जो नेचुरलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया को ही लेकर चलते हैं, ये चार्ल्स टेलर ने कहा। तो चार्ल्स टेलर के अनुसार प्राकृतिकवादी दृष्टिकोण के साथ समस्या ये है कि ये निर्धारित समय के लिए केवल प्रदर्शन मानदंड पर निर्भर करता है कि एजेंट क्या है, ठीक। एजेंट क्या है इस चीज को बताने के लिए वो प्रदर्शन मानदंड पर ही निर्भर करता है, ठीक। ये खराबी है जो भी प्रकृतिवादी है उनके दृष्टिकोण में, ठीक। Thus, others think example machines or animals that exhibits similar complex adaptive behavior would not be distinguished from person, ठीक। इसीलिए अगर आप ये देखेंगे कि एक मशीन है जो वो सारे काम कर ले रही है, कि प्लान को बना रही है, फिर प्लान को इम्प्लीमेंट भी कर ले रही है, ठीक। तो आप मशीन को और एक पर्सन को कैसे अलग कर पाएंगे, अकॉर्डिंग टू टेलर, मतलब कि जो नेचुरलिस्ट ने जो डेफिनेशन दिया है उस हिसाब से आप मशीन को और ह्यूमन को अलग नहीं कर पाएंगे। एक रोबोट है, आप देखेंगे आजकल ह्यूमनिस्टिक रोबोट चल चुके हैं जो पूरा ह्यूमन की तरह एक्ट करते हैं, तो एक पर्सन से और उस रोबोट को आप कैसे अलग कर पाएंगे, तो नेचुरलिस्ट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप उसको अलग नहीं कर पाएंगे, ये टेलर कहते हैं, ठीक। इस प्रकार अन्य चीजें जैसे मशीन या जानवर जो समान जटिल अनुकूली व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, मतलब वैसा ही व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जैसा व्यवहार एक व्यक्तित्व का होना चाहिए, एक व्यक्ति का होना चाहिए, उन्हें व्यक्तियों से अलग नहीं किया जा सकता, ठीक। उन्हें व्यक्तियों से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक। मतलब जिस जिस तरह से प्रकृतिवादी डेफिनेशन देते हैं, अगर उस चीज की बात मान लें हम लोग, तो हम लोग व्यक्तियों को मशीन से अलग नहीं कर सकते। इंस्टेड टेलर पोजेस अ सिग्निफिकेंट बेस्ड व्यू ऑफ पर्सन ने, तो टेलर ने जो है दूसरे सिग्निफिकेंट बेस व्यू दिए हैं पर्सन को, ठीक। टेलर व्यक्तित्व के महत्व आधारित दृष्टिकोण का प्रस्ताव करता है, ठीक। तो टेलर ने जो है दूसरा प्रस्ताव दिया है व्यक्तित्व के बारे में, ठीक। महत्व आधारित व्यक्तित्व के महत्व को आधारित दृष्टिकोण का प्रस्ताव करते हैं, ठीक। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मैरिज यानी कि विवाह। Marriage is a socially approved sexual union in the couple's sexual relationship is simplicity understood and legitimate। तो मैरिज को पढ़ने से पहले हम लोग समझ लें कि यहाँ तक हम लोग का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। यहाँ तक तो हम लोग सोशोलॉजी के कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे।
ये सब सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक, नेक्स्ट टर्म में हम लोग जो है, जो मैरिज है, यहाँ से ये मैरिज, ये सब चीजें क्या कहलाती है, सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन। सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन। मैरिज इज अ सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन। तो मैरिज क्या है, एक सोशली अप्रूव्ड सेक्सुअल यूनियन है। सोशली अप्रूव्ड मतलब जिसको समाज ने जो है अप्रूव कर लिया हो, मान लिया। ठीक, in that the couple's sexual relationship is implicitly understood and legitimate। तो इसमें जो कपल के सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है उसको जो है लेजिटिमेट किया जाता है। ठीक, उसको लेजिटिमेट फॉर्म दे दिया जाता है, मतलब कि उनकी जो मैरिज है, उनका जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है वो लेजिटिमेट है। ठीक, विवाह। विवाह एक सामाजिक रूप से स्वीकृत यौन मिलन है। ठीक, सामाजिक रूप से स्वीकृत यौन मिलन है, मतलब कि जो आपस में कपल मिलते हैं उनका ये सामाजिक रूप है। ठीक, तो विवाह क्या है, एक सामाजिक रूप से स्वीकृत यौन मिलन है। यौन मिलन जो है, जो सामाजिक रूप से स्वीकृत हो, उसी को हम लोग विवाह कहते हैं, जिसमें युगल के यौन संबंधों को स्पष्ट रूप से, यानी युगल मतलब जो लड़की लड़का है, ठीक, उनके यौन संबंधों को स्पष्ट रूप से समझा और वैध किया जाता है। तो उनके यौन संबंधों को समझा भी जाता है और वैधता भी दी जाती है उसको। ठीक, मतलब वो लीगल है, वो वैध है, वो लोग आपस में जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी कि यौन संबंध रख सकते हैं। ठीक, सोसाइटीज हैव हैड अ वैरायटी ऑफ मैरिज प्रैक्टिसेस। तो हमारी सोसाइटी में आप देखेंगे, सिर्फ इंडिया में ही अगर आप देखें, अलग अलग पार्ट में जाके मैरिज की अगर स्टडी करें आप, तो हजारों टाइप्स के मैरिज आपको मिल जाएंगे। मतलब बहुत सारी अलग अलग तरीके की सेरेमनी होती है मैरिज के लिए। तो हजारों टाइप की सेरेमनीज आपको मिल जाएंगी कि किस किस तरह से लोग मैरिज करते हैं। बहुत अजीब अजीब तरीके हैं, ट्राइब्स में आप लोग जाके देख लीजिए, बहुत अजीब तरीके से लोग मैरिज करते हैं। हमको अजीब लगता है, लेकिन हम लोगों की जो मैरिज प्रैक्टिसेस हैं वो उनको अजीब लगती होंगी। ठीक, इसी तरह से मतलब आप देखेंगे हजारों तरह से मैरिज सेरेमनी कराई जाती है। मैरिज के जो फंक्शन होते हैं वो हजारों तरीके से होते हैं। सिर्फ इंडिया में, अब पूरे वर्ल्ड की अगर आप बात करें तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिस तरीके से जो है मैरिज सोसाइटी में हो रही है। ठीक, एज जॉर्ज पीटर मर्डॉक नोटेड। ठीक, तो जीपी मर्डॉक ने क्या बात की है मैरिज के बारे में, सेक्सुअल रिलेशंस कैन ऑकर विदाउट इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो सेक्सुअल रिलेशन हो सकता है बगैर इकोनॉमिक कॉपरेशन के भी। ठीक, बगैर इकोनॉमिक कॉपरेशन के भी सेक्सुअल रिलेशन हो सकता है। एंड देयर कैन बी अ डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड वीमेन विदाउट सेक्स। ठीक, और जो है सोसाइटी में बगैर सेक्स के बेसिस पे ना करते हुए भी आप जो है डिवीजन ऑफ लेबर कर सकते हैं। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिलेशन के लिए जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन हो, और लेबर के डिवीजन के लिए जरूरी नहीं है कि विमेन और मेन को अलग सेक्स के तौर पे देखा जाए और उस तरह से आप डिवीजन ऑफ लेबर करें। ठीक, मतलब एक समाज में आप देखेंगे घर के जो काम होते हैं वो औरतें करती हैं, बाहर ब्रेड अर्निंग का जो काम है, यानी कि ब्रेड अर्नर जो है वो कौन है, मैन है। ठीक, तो ये कहते हैं मर्डॉक कि अगर हम लोग सेक्सुअल बेसिस पे ये काम ना करें तो ये बहुत आसानी से हो सकता है। मतलब आप बैठ के डिसाइड कर लीजिए कौन कमाने जाएगा और कौन घर का काम करेगा। ठीक, विमेन मेन और वेमेन के बीच में बगैर डिफरेंस, बगैर डिवीजन के भी आप डिवीजन ऑफ लेबर कर सकते हैं। बट मैरिज यूनाइट द इकोनॉमिक इन द सेक्स। ठीक, लेकिन मैरिज क्या करती है, दोनों चीजों को यूनाइट करती है, इकोनॉमिक को भी और सेक्सुअल को भी। जिन दो कपल्स के बीच में जो मैरिज होती है वो एक इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए भी होती है और सेक्सुअल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, सेक्सुअल नीड को भी पूरा करने के लिए ये बाधित होती है। मतलब कि वो सब भी पूरा करने के लिए ये हाँ, जरूरी होता है। ठीक, सो मैरिज क्या करती है, दोनों चीजों को यूनाइट कर देती है, दोनों चीजों को एक ही इंस्टीट्यूशन में लाके छोड़ देती है। मतलब मैरिज वाले इंस्टीट्यूशन में कि अगर दो कपल की मैरिज हो रही है तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की हो जाए। ठीक, इकोनॉमिक कॉपरेशन दोनों के बीच में होगा और उसके साथ साथ जो सेक्सुअल नीड है उसको भी ये लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक,
समाज में विभिन्न प्रकार की विवाह कथाएं रही हैं। तो समाज में बहुत सारे प्रकार की विवाह कथाएं होती हैं, आज भी होती हैं, पहले भी होती रही होंगी। ठीक। तो मतलब बहुत सारी कथाएं आप देखेंगे, बहुत सारी प्रथाएं देखेंगे, कथाएं नहीं प्रथाएं, बहुत सारी प्रथाएं आप देखेंगे विवाह के अलग अलग जगहों पे। जैसे जैसे आप पूरे इंडिया को घूमेंगे, अलग अलग प्रथाएं आपको मैरिज की मिलेंगी। ठीक। जैसे कि जॉर्ज पीटर मर्डॉक मर्डॉक ने कहा, तो जॉर्ज पीटर मर्डॉक ने क्या कहा, बिना आर्थिक सहयोग के यौन संबंध हो सकते हैं। तो आर्थिक संबंध के बिना भी यौन संबंध हो सकते हैं, और बिना सेक्स के पुरुषों और महिलाओं के बीच कर्म का विभाजन हो सकता है। और बगैर जो है लिंग के बेस पे अगर हम विभाजन ना करें पुरुषों और महिलाओं के बीच, तब भी हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन विवाह आर्थिक और यौन दोनों को जोड़ता है। लेकिन विवाह का काम क्या है, विवाह आर्थिक और यौन दोनों को जोड़ देता है। मतलब अगर दो दो लोगों के बीच में विवाह हो रहा है, तो वो आपस में आर्थिक सपोर्ट भी देंगे, और जो है यौन से रिलेटेड जो है जो भी सेक्सुअल नीड होगी उसको भी ये लोग पूरा करेंगे। ठीक। यौन की जो आवश्यकताएं होंगी उनको भी ये लोग पूरा करेंगे। तो दोनों को एक साथ जोड़ देता है विवाह, जो है वो इन दोनों को एक साथ जोड़ देता है, यौन संबंधों को और आ, आर्थिक जरूरतों। ठीक। Marriage has been defined as a union between man and women such that children born to women are recognized legitimate offspring of both parents। ठीक। तो मैरिज क्या है, एक डिफाइंड यूनियन, मतलब एक फिक्स यूनियन है। ठीक। मैरिज क्या है, एक यूनियन है बिटवीन मैन एंड वीमेन। ठीक। मैन और वेमेन दोनों के बीच में जो है, मैन एंड वुमेन के बीच में भी ये एक यूनियन है, जिसमें जो बच्चे पैदा होते हैं उनको लेजिटिमेट करने के लिए होता है। लेजिटिमेट करने के लिए अगर बगैर मैरिज के बच्चे पैदा हो रहे हैं तो वो इलिजिटिमेट चाइल्ड कहलाते हैं। ठीक। वो लेजिटिमेट नहीं माने जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे समाज में बहुत सारे लोगों को इलिजिटिमेट माना जाता है। ठीक। जो मैरिज से पहले जो बच्चे होते हैं उनको इलिजिटिमेट ही माना जाता है। तो मैरिज जो है एक तरह से लेजिटिमेसी प्रोवाइड करता है ऑफ स्प्रिंग। ठीक। और ये बताता है कि ये जो बच्चा है ये दोनों का है। ठीक। दोनों का ऑफस्प्रिंग है। ठीक। तो मैरिज एक तरीके से एक यूनियन होता है आदमी और औरत के बीच में, और उनसे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको लेजिटिमेसी मिलती है। ठीक। उनको वैधता मिलती है। ठीक। विवाह को पुरुष और महिला के बीच सो विवाह को पुरुष और महिला के बीच मिलन के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक। मिलन के रूप में परिभाषित किया गया है कि महिला से पैदा होने वाले बच्चों को माता पिता दोनों की वैध संतान माना जाता है। ठीक। तो महिला से पैदा होने होने वाले बच्चों को माता पिता की दोनों की वैध संतान माना जाता है। ठीक। तो संतान को वैधता देने के लिए भी विवाह किया जाता है, क्योंकि अगर संतान जो है बगैर विवाह के पैदा होते हैं तो उनकी वैधता नहीं बल्कि उनको अवैध माना जाता है। ठीक। According to Malinowski, says that marriage is a contract for the production and maintenance of children। तो मेलिनोस्की का हम लोगों ने पढ़ा है, उनके उनके फर्स्ट यूनिट में उनको पढ़ते वक्त भी हम लोगों ने पढ़ा है कि मैरिज के बारे में उन्होंने क्या कहा है। मेलिनोस्की के अनुसार विवाह क्या होता है, सेज दैट मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन मैन एंड वुमेन। ठीक। मैन और वुमेन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या करने के लिए, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट है, चाइल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए। ठीक। तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, जिसको अकॉर्डिंग टू मेलिनोस्की उसी को मैरिज कहा जाता है। ठीक। मेलिनोस्की के अनुसार विवाह बच्चों के उत्पादन और भरण पोषण का अनुबंध। ठीक। तो एक अनुबंध है, विवाह क्या है, एक अनुबंध है जो किस लिए होता है, बच्चों के उत्पादन के लिए और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए। ठीक। बच्चों का उत्पादन करने के लिए और बच्चों का भरण पोषण करने के लिए विवाह किया जाता है। ठीक। जस्ट अ मिनट।
ठीक, मेलिनोस्की के अकॉर्डिंग क्या है, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है। मेलिनोस्की के अनुसार बच्चों के उत्पादन और भरण पोषण का एक अनुबंध होता है। विवाह क्या है, बच्चों के उत्पादन और भरण पोषण का एक अनुबंध होता है। ठीक, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एच लॉवी, रॉबर्ट एच लॉवी कैसे मैरिज को डिफाइन करते हैं, मैरिज इज अ रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड बिटवीन परमिसिबल मेट्स। ठीक, तो मैरिज क्या है, एक रिलेटिवली परमानेंट बॉन्ड है। ये कहते हैं कि ये क्या है, परमानेंट बॉन्ड है, मतलब जो परमानेंट होता है, जो कभी खत्म नहीं होता, बिटवीन परमिसिबल मेन, परमिसिबल मेन मेट्स, परमिसिबल मेट्स। तो बिटवीन परमिसिबल मेट्स, ये परमिसिबल मेट्स किसको कहते हैं, दो लोगों के बीच जिनके बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप है, जिनको परमिशन दी गई हो, ठीक, तो उसी को परमिसिबल मेट्स कहा जाता है। ठीक, तो उनके बीच में मैरिज जो है, उनके बीच में एक परमानेंट बॉन्ड होता है। ठीक, शादी स्वीकार साथियों के बीच एक अपेक्षाकृत अस्थायी संबंध। एक स्वीकार साथी मतलब कि ऐसे साथी जिनके बीच में यौन संबंध होना लोगों को स्वीकार होता है, सामाजिक रूप से ये स्वीकार होता है, और उनके बीच में जो है एक अपेक्षाकृत अस्थायी बंधन होता है। ठीक, उसी को रॉबर्ट एच लोवी कहते हैं कि इसी को शादी या विवाह कहा जाता है। ठीक, तो विवाह किसको कहते हैं, सामाजिक रूप से स्वीकार साथियों के बीच एक अपेक्षाकृत अस्थायी बंधन होता है। ठीक, एक अपेक्षाकृत अस्थायी बंधन होता है। तो ये जितनी मैरिज के डेफिनेशन है, ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, कई बार पूछा गया एग्जाम में, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ क्वेश्चन का, कि हु सेज दैट मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन एंड वीमेन फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, ये किसने कहा था। ठीक, इसने कहा था कि विवाह जो है एक अनुबंध है, इसलिए बच्चों के उत्पादन और उनका भरण पोषण करने के लिए। ठीक, तो ये मेलिनोस्की ने कहा था। तो ऐसे डेफिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ मैरिज। अब टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ मैरिज कौन कौन से हैं, मैरिज का जो टॉपिक है वो बहुत लेंदी टॉपिक है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत डिटेल में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम लोग और भी पढ़ेंगे मैरिज के लिए, मैरिज का एक हमारा टॉपिक ही है पूरा, एक पूरा यूनिट है इससे रिलेटेड। तो टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ मैरिज में हम लोग देखेंगे क्या बात की गई है, विवाह के प्रकार या रूप। इन सम सोसाइटीज मैरिज इज अ रिलीजियस सैक्रमेंट। कुछ सोसाइटी में जो है मैरिज क्या है, एक रिलीजियस सैक्रमेंट होता है, मतलब रिलीजन से रिलेटेड ये सैक्रमेंट होता है, एक संस्कार होता है। ठीक, वेयर एज इन अदर इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन दूसरे सोसाइटीज में जो है ये क्या है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरी सोसाइटीज में ये क्या है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इन सम सोसाइटीज मैरिज इज अ रिलीजियस सैक्रमेंट। कुछ सोसाइटी में इसको रिलीजियस सैक्रमेंट माना जाता है, और कुछ सोसाइटीज में ये क्या है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ये सिर्फ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। विवाह के प्रकार या रूप। कुछ समाजों में विवाह एक धार्मिक संस्कार है। ठीक, तो कुछ समाजों में विवाह क्या है, एक धार्मिक संस्कार है। ठीक, जबकि अन्य में ये एक सामाजिक अनुबंध है। लेकिन कुछ समाजों में इसको जो है धार्मिक संस्कार नहीं, बल्कि इसको सामाजिक अनुबंध माना जाता है। ठीक, तो ये डिफरेंस है अलग अलग सोसाइटीज में मैरिज से रिलेटेड। कि कुछ सोसाइटी जो है इसको रिलीजियस सेक्रेमेंट मानते हैं, यानी कि धार्मिक संस्कार मानते हैं, जबकि कुछ सोसाइटीज जो है इसको बस सिर्फ सोशल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। कुछ सोसाइटीज में, यानी कि कुछ समाज में ज्यादातर इसको सामाजिक अनुबंध ही माना जाता है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं माना जाता। ठीक, however however there are several types of marriage that are classified on a different basis। ठीक, बहुत से टाइप्स ऑफ मैरिज हैं जिनको अलग अलग बेसिस पे आप क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक, अलग अलग तरीके से उनको क्लासीफाई किया जा सकता है। हाउएवर देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ मैरिज दैट आर क्लासीफाइड ऑन अ डिफरेंट बेसिस। अलग अलग बेसिस पे आप टाइप्स ऑफ मैरिज को क्लासीफाई कर सकते हैं।
हालांकि कई प्रकार के विवाह हैं जिन्हें एक अलग आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक, अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया गया है, मतलब कि आधार क्या है उस बेसिस पे जो है हम लोगों ने विवाह को अलग अलग प्रकार में विभाजित किया है, ठीक, वर्गीकृत किया है। ठीक, दिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स एज। तो इसको हम लोग तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। इसे तीन प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है: मोनोगैमी, पॉलीगैमी एंड ग्रुप मैरिज। ठीक, मोनोगैमी, पॉलीगैमी एंड ग्रुप मैरिज। ठीक, हाँ, तो ये इसका बेसिस क्या होगा? इसका बेसिस होगा कि नंबर ऑफ मेट्स कितने होंगे। ठीक, तो नंबर ऑफ मेट्स के बेसिस पे अगर हम लोग कर रहे हैं, मतलब कि आ, लोग कितने होंगे मैरिज में, उस बेसिस पे अगर हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं, तो उसको हम लोग मोनोगैमी, पॉलीगैमी और ग्रुप मैरिज में कर सकते हैं। तो मोनोगैमी बहुविवाह और सामूहिक विवाह में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है, इनका अलग अलग डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आता है मोनोगैमी, एक विवाह। मोनोगैमी क्या है? मोनोगैमी इज एन आइडियल वाइड स्प्रेड एंड रेशनल टाइप ऑफ मैरिज। मोनोगैमी ही सबसे ज्यादा पाई जाती है वर्ल्ड में। ठीक, और ये बहुत ही आइडियल मैरिज मानी जाती है, बहुत ही वाइड स्प्रेड होती है, मतलब बहुत सारी जगहों पे इसको माना जाता है। ठीक, और एक रेशनल टाइप ऑफ मैरिज माना जाता है मोनोगैमी को। क्यों माना जाता है? इट इज फाउंड इन ऑल सिविलाइज्ड सोसाइटीज, क्योंकि ये जो है सारी सिविलाइज्ड सोसाइटीज में पाई जाती है। ठीक, ये जो है सारी सिविलाइज्ड सोसाइटी में पाई जाती है। एक विवाह, मोनोगैमी एक आदर्श, व्यापक और तर्क संगत प्रकार का विवाह है। ठीक, तो मोनोगैमी क्या है? यानी कि एक विवाह क्या है? आदर्श भी है, व्यापक भी है और तर्क संगत है। ठीक, और ये लगभग सभी सभ्य समाजों में पाया जाता है, लगभग सभी सभ्य समाजों में पाया जाता है। मतलब कि जो भी सिविलाइज्ड सोसाइटीज होती हैं, जो भी सभ्य समाज होते हैं, वो ज्यादातर मोनोगैमी यानी एक विवाह को ही फॉलो करते हैं। ठीक, अब ये एक विवाह होता क्या है? मोनोगैमी रिफर्स टू अ मैरिज इन विच वन मैन मैरिज वन वीमेन। ठीक, तो मोनोगैमी, मोनो मतलब क्या होता है? एक, मोनो मतलब वन। ठीक, तो एक, मतलब कि मोनोगैमी का क्या मतलब हुआ? जिसमें एक आदमी जो है एक वुमेन से ही शादी करता है। ठीक, मोनोगैमी रिफर्स टू मैरिज इन विच वन मैन मैरिज वन वुमेन। ठीक, तो अगर एक आदमी जो है सिर्फ एक औरत से शादी कर रहा है तो उसको मोनोगैमी कहा जाएगा। मोनोगैमी इज ऑफ टू टाइप्स सच एज सीरियल मोनोगैमी एंड नॉन सीरियल मोनोगैमी। तो मोनोगैमी भी दो टाइप्स की होती है, एक होती है सीरियल मोनोगैमी और एक नॉन सीरियल मोनोगैमी। ठीक, एक सीरियल मोनोगैमी और एक नॉन सीरियल मोनोगैमी, इसको भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। सीरियल मोनोगैमी और नॉन सीरियल मोनोगैमी क्या होती है? मोनोगैमी एक विवाह को संदर्भित करता है जिसमें एक पुरुष एक महिला से विवाह करता है। जिसमें क्या है? एक पुरुष एक महिला से विवाह करता है। ठीक, तो मतलब यहाँ पे पुरुष भी एक होता है और महिला भी एक होती है। ठीक, पुरुष तो महिला से ही शादी करेगा। मतलब वैसे देखा जाए तो आज के समाज में ये सारे कॉन्सेप्ट जो है चेंज हो चुके हैं। ठीक, अब जो है होमो मतलब होमोसेक्सुअल मैरिज भी हो रही है। ठीक, एक लिंग वाले लोग भी शादी करने लगे हैं। ठीक, तो मोनोगैमी क्या है? मोनोगैमी है अगर एक पुरुष जो है एक ही महिला से शादी कर रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? मोनोगैमी कहा जाता है, यानी कि एक विवाह कहा जाता है। और मोनोगैमी को दो प्रकार में बांटा गया है, एक है सीरियल मोनोगैमी और दूसरा होता है नॉन सीरियल मोनोगैमी। ठीक, तो ये दोनों क्या होते हैं? सीरियल मोनोगैमी और नॉन सीरियल मोनोगैमी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, तो समझ में आया मोनोगैमी क्या होता है? वन मैन एंड वन वुमेन। ठीक, वन मैन वन, ठीक, एक पुरुष एक स्त्री। ठीक, तो ये ज्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है, ज्यादा एक्सेप्टेबल फॉर्म है। मतलब जो भी सभ्य समाज होते हैं वो ज्यादातर इसी
टाइप्स के मैरिज को, इसी टाइप के विवाह को ही फॉलो करते हैं। तो अब देख लेते हैं सीरियल मोनोगेमी और नॉन सीरियल मोनोगेमी क्या होता है। सबसे पहले आता है सीरियल मोनोगेमी, यानी कि धारावाहिक एक विवाह। धारावाहिक एक विवाह किसको कहते हैं? इन सीरियल मोनोगेमस मैरिज द पॉसिबिलिटी ऑफ रीमैरिज एग्जिस्ट इन केस ऑफ डाइवोर्स और डेथ। तो सीरियल मोनोगेमी में क्या होता है, रीमैरिज की पॉसिबिलिटी होती है। रीमैरिज की पॉसिबिलिटी मतलब एक आदमी है, उसकी एक औरत से शादी हुई, ठीक, उसकी एक औरत से शादी हुई तो एक ही के मतलब मोनोगेमी है। लेकिन अगर वो सीरियल मोनोगेमी है तो उसकी डेथ के बाद जो है वो दूसरी औरत से शादी कर सकता है, या उसके डाइवोर्स के बाद वो दूसरी शादी कर सकता है, ठीक। चाहे वो डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी कर सकता है, चाहे डेथ के बाद दूसरी शादी कर सकता है। अगर वो है, मतलब जीवित है, तब वो नहीं कर सकता, ठीक, तब वो मोनोगेमी नहीं कहलाएगा, ठीक। तो मोनोगेमी है, लेकिन डेथ के बाद या डाइवोर्स के बाद पॉसिबिलिटी है कि दूसरी शादी कर सकता है वो, तो उसी को कहा जाता है सीरियल मोनोगेमी। डिस्पाइट ऑफ हिज रीमैरिज ही रिमेन्स टू बी मोनोगैमस, ठीक। रीमैरिज के बाद भी वो मोनोगैमस रह रहा है। मोनोगैमस इसलिए रह रहा है क्योंकि उसके पास एक ही औरत है, जो पहले थी उसका डाइवोर्स हो गया या मतलब उसकी डेथ हो गई, ठीक। तो रीमैरिज के बाद भी वो मोनोगैमस रह रहा है, ऐसी मैरिज को क्या कहा जाता है? सीरियल मोनोगेमी कहा जाता है। धारावाहिक एक विवाह क्या है? धारावाहिक एक विवाह में तलाक या मृत्यु के मामले में पुनर्विवाह की संभावना मौजूद होती है, ठीक। तो इसमें पुनर्विवाह की संभावना मौजूद होती है, मतलब पुनर्विवाह कर सकते हैं, ठीक। अपने पुनर्विवाह के बावजूद वह एक पत्नी बना रहता है, ठीक, मतलब कि एक मोनोगैमो एक पत्नी वाला ही बना रहता है, ठीक, जिसके पास एक पत्नी है, ठीक। क्योंकि उसका जो पहले पत्नी थी उसका या तो तलाक हो गया या उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद वो शादी कर रहा है, ठीक। तो धारावाहिक एक विवाह में अगर तलाक हो गया है या मतलब उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो दूसरी शादी करने के लिए उसके पास संभावना होती है, मतलब उसके पास परमिशन होती है कि वो दूसरी शादी कर सकता है। लेकिन नॉन सीरियल में ये चीजें नहीं होती, ठीक। नॉन सीरियल मोनोगेमी क्या है? In the case of non-serial monogamy, the question of remarriage does not arise by either of the couple, ठीक। कोई भी कपल, चाहे वो औरत की डेथ होती हो या डाइवोर्स होता हो, या आदमी की डेथ या डाइवोर्स होती हो, वो दोबारा शादी नहीं कर सकता। दोनों में से कोई भी दोबारा शादी नहीं कर सकता। तो इस तरह के जो मोनोगेमी होती है उसको नॉन सीरियल मोनोगेमी कहा जाता है। Here a spouse has the same single spouse throughout his life, मतलब पूरी लाइफ उसकी जो है वो सिंगल स्पाउस रहेगा, ठीक। इसमें कोई और दूसरा नहीं आ सकता, ठीक। एक आदमी दूसरे औरत से शादी किया, चाहे उसका तलाक हो गया हो और डाइवोर्स हो गया हो या डेथ हो गई हो, लेकिन फिर भी वो दूसरी शादी नहीं कर सकता, ठीक। इस टाइप के मैरिज को क्या कहा जाता है? नॉन सीरियल मोनोगेमी कहा जाता है। गैर धारावाहिक एक विवाह किसको कहते हैं? गैर धारावाहिक एक विवाह के मामले में किसी भी जोड़े द्वारा पुनर्विवाह का सवाल नहीं उठता, ठीक। मतलब कि कोई भी जोड़ा जो है वो पुनर्विवाह नहीं कर सकता, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, वो पुनर्विवाह नहीं कर सकती है किसी भी मामले में, ठीक। यहाँ एक पति या पत्नी का जीवन भर एक ही पति या पत्नी रहता है, ठीक। तो जो एक पति या पत्नी है उसके लिए जीवन भर वही पति और पत्नी रहेंगे जो एक बार हो गए, ठीक। तो इसीलिए इसको नॉन सीरियल मोनोगेमी यानी कि गैर धारावाहिक एक विवाह कहा जाता है। जैसे आपने देखा है विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, अब कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए जो है विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन उसके पहले विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये क्या था? नॉन सीरियल मोनोगेमी थी, ठीक। विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं था पहले। कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए बाद में ये जो है विडो रीमैरिज में आया है ये चीजें, ठीक। कि विडो मतलब आप मैरिज कर सकती हैं, पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था हिंदू सोसाइटी में, ठीक। तो विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। अब वहां पे क्या है, उन्होंने क्या किया, नॉन सीरियल मोनोगेमी को सीरियल मोनोगेमी बना दिया। मतलब जहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि रीमैरिज कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए उसको पॉसिबल कर दिया गया। इसी वजह से वो नॉन सीरियल यानी कि गैर धारावाहिक एक विवाह के बजाय वो धारावाहिक एक विवाह यानी कि सीरियल मोनोगेमी बन गया, ठीक।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पॉलीगैमी, बहुविवाह। ये बहुविवाह या पॉलीगैमी क्या होता है? पॉलीगैमी इज अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच देयर इज अ प्लूरलिटी ऑफ पार्टनर। यहाँ पे प्लूरलिटी ऑफ पार्टनर होता है, मतलब चाहे एक औरत के कई हस्बैंड होंगे, चाहे एक वाइफ के कई हस्बैंड होंगे, चाहे एक हस्बैंड के कई वाइफ होंगे, दोनों तरीके से हो सकता है। इसी को पॉलीगैमी कहा जाता है। पॉली मतलब होता है कई। पॉली मीन्स मोर देन वन, मोर देन वन। तो पॉलीगैमी मतलब कि जिसमें एक से ज्यादा पार्टनर। ठीक, गैमी क्या होता है? पार्टनर। मैरिज पार्टनर को गैमी कहा जाता है। तो एक से ज्यादा पार्टनर है अगर, तो उसको पॉलीगैमी कहा जाता है। ठीक, चाहे उसमें हस्बैंड के एक हस्बैंड है, उसके कई वाइफ हैं, और एक वाइफ है, उसके कई हस्बैंड हैं। ठीक, वन मैन सेवरल वुमेन, और या ये भी हो सकता है वन वुमेन सेवरल मैन। ठीक, अगर ऐसा है तो इसको पॉलीगैमी कहा जाता है। ठीक, पॉलीगैमी इज अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच देयर इज अ प्लूरलिटी ऑफ पार्टनर्स। पॉलीगैमी इज ऑफ टू टाइप्स सच एज पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री। पॉलीगैमी भी दो टाइप की होती है, पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री। ठीक, सो बहुविवाह एक प्रकार का विवाह है जिसमें भागीदारों की बहुलता होती है। मतलब कि जो लोग होते हैं, जो पति पत्नी होते हैं, उसमें बहुलता होती है। मतलब चाहे एक पति की कई पत्नियां होंगी, चाहे एक पत्नी की कई पति होंगे। ठीक, इसी को बहुविवाह कहा जाता है। और बहुविवाह का भी दो प्रकार है। ठीक, बहुपतित और बहुपत्नी। पॉलीगाइनी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पॉलीगाइनी क्या होता है, बहुविवाह क्या होता है। ठीक, यहाँ पे पॉलीगैमी नहीं होगा, पॉलीगाइनी होगा। ठीक है, पॉलीगाइनी। गायनी मतलब क्या होता है? आप लोग बताइए, गायनी मतलब क्या होता है? आपने गायनी वर्ड सुना होगा कई बार। पॉलीगायनी मतलब क्या है? आपने गायनोकोलॉजिस्ट का नाम सुना होगा, जो औरतों के डॉक्टर होती हैं, या जो मतलब, हाँ, जो औरतों के डॉक्टर होती हैं उनको पॉलीगायनिस्ट का, हाँ, मतलब गायनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है। पॉलीगायनिस्ट नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो गायनी मतलब ही होता है विमेन। तो गायनी मतलब ही विमेन होता है। पॉली मतलब मैंने बताया कई। पॉली मीन्स मोर देन वन। ठीक, और गायनी मतलब वीमेन। ठीक, तो एक से ज्यादा वीमेन, मतलब कि पॉलीगायनी का मतलब समझ में आ गया आपको? अगर एक आदमी है वो मोर देन वन वाइफ रखता है तो उसको पॉलीगायनी कहा जाता है। ठीक, यहाँ पे गायनी, गायनी जहाँ पे आएगा पॉलीगायनी, मीनिंग से आप याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। पॉली मतलब कई, गायनी मतलब वीमेन। ठीक, तो कई वीमेन है तो उसी को क्या कहा जाएगा? पॉलीगायनी। एक आदमी है उसके साथ कई वाइफ, ठीक, तो उसी को पॉलीगायनी कहा जाएगा। पॉलीगायनी इज अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच अ मैन मतलब एक आदमी मैरिज मोर देन वन वाइफ, मोर देन वन वाइफ। ठीक, मतलब कि पॉलीगायनी एट अ टाइम। ठीक, इट वाज प्रैक्टिस इन मोस्ट ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन। एक ही टाइम पे होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मतलब सीरियल मोनोगैमी जो है वो पॉलीगायनी में नहीं आएगा। ठीक, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक ही टाइम पे कई होना चाहिए, एक ही टाइम पे मोर देन वन होना चाहिए। ठीक, एक ही टाइम पे एक आदमी के पास कई वाइफ हैं तो उसी को क्या कहा जाएगा? पॉलीगायनी कहा जाता है। इट वाज प्रैक्टिस इन मोस्ट ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन। ये ज्यादातर एंशियंट सिविलाइजेशन में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक, एंशियंट सिविलाइजेशन में ज्यादातर इसको प्रैक्टिस किया जाता है। गुड इवनिंग।
बहुविवाह एक प्रकार का विवाह है जिसमें एक पुरुष एक समय में एक से अधिक पत्नियों से विवाह करता है। ये अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं में प्रचलित है। ये बहुविवाह नहीं होगा, पॉलीगाइनी। देख लीजिएगा क्या है इसका मतलब, बहुपत्नी कहते हैं शायद इसको। पॉलीगाइनी का मतलब ये होता है कि अगर एक पुरुष जो है उसके पास कई पत्नियां हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको बहुपत्नी कहा जाता है। ठीक, एक से अधिक पत्नियां हैं तो। ठीक, और ये ज्यादातर प्राचीन सभ्यताओं में प्रचलित है। ये ज्यादातर प्राचीन सभ्यताओं में प्रचलित था। मतलब प्राचीन जो सभ्यताएं थी उसमें ज्यादातर जो है ये एक से ज्यादा पत्नियां रखने का चलन था, जिसमें लोग इस चीज को फॉलो करते। इट प्रिवेल्ड एमंग द एंशियंट अर्बरीज, अजाइरियंस, बेबीलोनियंस, इंडियंस एंड अदर्स। ठीक, ये ज्यादातर किन लोगों में पाया जाता था, एंशियंट हेब्रूज में, अजाइरियंस में और बेबीलोनियंस में और इंडियंस या अदर्स में। ठीक, ये अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं में प्रचलित था। ये प्राचीन इब्रानियों, अश्शूरियों, बेबीलोनियों, भारतीयों और अन्य लोगों में प्रचलित है। तो भारत में भी लोग एक से ज्यादा पत्नी रखते थे। आपने देखा है राजा महाराजाओं में जो है एक से ज्यादा पत्नी रखने का चलन था। ठीक, अब ये भी दो टाइप की होती है, सोरोरल पॉलीगाइनी और नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी। ठीक, तो पॉलीगाइनी भी दो टाइप की होती है, एक होता है सोरोरल और एक होता है नॉन सोरोरल। सोरोरल क्या होता है, सोरोरल पॉलीगाइनी इज ऑफन कॉल्ड अ सरोगेट। तो सोरोरल पॉलीगाइनी को ऑफन जो है सरोगेट कहा जाता था। ठीक, सरोगेसी का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा। इट रिफर्स टू अ मैरिज प्रैक्टिस इन विच अ मैन मैरिज द सिस्टर ऑफ हिज वाइफ एट अ टाइम और आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ। ठीक, तो क्या करता है ये, इसमें सोरोलर पॉलीगाइनी में क्या है, एक आदमी जो है वो अपनी वाइफ की बहनों से शादियां करता है। ठीक, एट अ टाइम मतलब कि जिस टाइम उसकी वाइफ है उसी टाइम भी कर सकता है या डेथ के बाद भी कर सकता है। ठीक, अगर उन्हीं से कर रहा है और एक से ज्यादा पत्नियां रख रहा है और वो सारी पत्नियां आपस में सिस्टर है, ठीक, वो सारी पत्नियां आपस में सिस्टर हैं, तो इसको सोरोरल पॉलीगाइनी कहा जाता है। और सोरोरल पॉलीगाइनी को अक्सर जो है सरोगेट कहा जाता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, सरोगेट और लेवीरेट कहा जाता है। सरोगेट और लेवीरेट आगे हम लोग पढ़ेंगे किसको कहते हैं। तो ये सोरोरल पॉलीगाइनी, अगर एक पति जो है वो अपनी पत्नी की बहनों से शादियां कर रहा है, मतलब एक हस्बैंड जो है वो अपने वाइफ की सिस्टर से शादियां कर रहा है, तो उसको सोरोरल पॉलीगाइनी यानी कि सरोगेट कहा जाता है। ठीक, सोरोरल पॉलीगाइनी यानी कि को अक्सर सरोगेट कहा जाता है। ये एक विवाह प्रथा को संदर्भित करता है जिसमें एक व्यक्ति अपनी पत्नी की बहनों से एक समय में या अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद शादी करता है, तो वो अपनी पत्नी के बहनों से शादी करता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, सोरोरल पॉलीगाइनी कहा जाता है। अब यहाँ पे आप याद रखिएगा, एस से सिस्टर होता है ना, एस से सोरोरल और एस से सिस्टर होता है। तो सोरोरल यानी कि एस से सिस्टर और एस से सोरोरल, अगर सिस्टर से मैरिज करता है तो उसको सोरोरल पॉलीगाइनी कहा जाता है या सरोगेट कहा जाता है। ठीक, नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी क्या है, इसमें जो आदमी है वो बहुविवाह तो करता है, मतलब एक से ज्यादा पत्नियां तो रखता है, लेकिन वो सारी पत्नियां आपस में बहनें नहीं होती। ठीक, इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ द सोरोरल पॉलीगाइनी। व्हेन अ मैन मैरीज सेवरल women, ठीक, एट अ टाइम हु आर नॉट नेसेसरली सिस्टर टू ईच अदर। ठीक, एक टाइम पे वो एक से ज्यादा औरतों से शादी तो करता है लेकिन वो आपस में सिस्टर नहीं होती है, एज नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी। तो इसको जो है नॉन सोरोरल पॉलीगाइनी कहा जाता है। ठीक, अगर सिस्टर नहीं है तो नॉन सोरोरल और सिस्टर हैं तो सोरोरल। ठीक, गैर सोरोरल पॉलीगाइनी किसको कहते हैं, ये सोरोरल पॉलीगाइनी के ठीक विपरीत है। जब एक पुरुष एक समय में कई महिलाओं से शादी करता है, जो जरूरी नहीं है कि एक दूसरे की बहन हो। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि एक दूसरे की बहन हो, तो उसी को नॉन सोरोरल पॉलीगैमी के रूप में जाना जाता है। ठीक,
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पॉली एंड्री। एंड्रोलॉजिस्ट का नाम सुना है आपने, जो मतलब पुरुष के जो डॉक्टर होते हैं, जो मैन के डॉक्टर होते हैं, मेल के जो डॉक्टर होते हैं, उनको पॉली मतलब एंड्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। पॉली एंड्री मतलब कई मैन, यानी कि कई मेल। ठीक, पॉली मतलब है मोर देन वन। ठीक, एंड्री मतलब मैन, एंड्री मतलब मैन। तो पॉली एंड्री मोर देन वन, एंड्री मतलब मैन। ठीक, बहुपतित, बहुपतित। पॉलीएंड्री इज अ वेरी रेयर टाइप ऑफ मैरिज। ये बहुत रेयर टाइप ऑफ मैरिज है। ये मतलब प्रेजेंट डे में बहुत रेयर टाइप है, ये पाई नहीं जाती है, अक्सर जगहों पे बहुत कम पाई जाती है, इसीलिए इसको रेयर कहा गया। कि मतलब एक वाइफ की, जहाँ पे वन वाइफ और सेवरल हस्बैंड होते हैं, एक वाइफ के कई हस्बैंड होते हैं, जिसको पॉलीएंड्री कहा जाता है। ये बहुत रेयर होती है, बहुत कम पाई जाती है। ठीक, बहुपति पति विवाह आज के समय में एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का विवाह। ठीक, मतलब बहुत कम पाया जाता है। दुर्लभ प्रकार का विवाह मतलब बहुत कम पाया जाता है। ठीक, इन द वर्ड ऑफ के.एम. कपाड़िया, polyandry is a form of union in which a woman has more than one husband at a time, or in which brothers share a wife or wives in a common। ठीक, तो अब क्या है, के.एम. कपाड़िया के वर्ड में अगर पॉलीएंड्री के डेफिनेशन हम लोग बताते हैं, तो क्या है, एक यूनियन है वेमेन का, किसके साथ, कई मोर देन वन हस्बैंड के साथ। ठीक, एक से ज्यादा हस्बैंड के साथ, या मतलब जो ब्रदर है वो अपनी वाइफ को शेयर करता है अपने ब्रदर्स में। मतलब कि एक ब्रदर की वाइफ होती है और सारे ब्रदर जो है उसको शेयर करते हैं आपस में। या वाइफ इन कॉमन, मतलब कि सारे सारे लोगों की वाइफ होती है, या तो सारे लोगों की वाइफ होती है और वो अपनी अपनी पत्नियां एक दूसरे से शेयर करते हैं, या मतलब किसी एक की होती है, वो अपने सारे भाइयों से शेयर करता है। ठीक, तो दोनों तरीके से पॉलीएंड्री हो सकता है। के.एम. कपाड़िया के शब्दों में बहुपतित संघ का एक रूप है, जिसमें एक महिला के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं। तो एक महिला के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं, या जिसमें भाई एक पत्नी या पत्नियों को साझा करते हैं। ठीक, तो भाई एक पत्नी मतलब एक भाई की पत्नी होती है, वो सारे भाइयों से साझा करते हैं उसको, या मतलब सारे भाइयों की पत्नी होती है, या एक से ज्यादा भाइयों की पत्नी होती है, वो आपस में साझा करते हैं एक दूसरे को। ये दो तरह की पॉलीएंड्री होती है। कि के.एम. कपाड़िया के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता है, या तो एक विमेन के पास कई हस्बैंड होते हैं, या भाई लोग खुद अपनी वाइफ को शेयर करते हैं एक दूसरे से। ठीक, पॉलीएंड्री इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब पॉलीएंड्री भी दो टाइप्स में डिवाइड होती है। ठीक, बहुपतित को दो प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले आता है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, भात बहुपतित। ठीक, तो फ्रेटर्नल, when several brothers share a common wife, it is called fraternal polyandry। अब यहाँ पे देखिए सोरोरेट में क्या था, अगर वो बहनें हैं तो सोरोरल कहा जाएगा। अगर भाई हैं, भाई मतलब भाई हैं और उनकी एक वाइफ, सारे भाइयों की एक वाइफ है, तो उसको फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री कहा जाता है। ठीक, इसमें सारी जो वाइफ के जो हस्बैंड हैं वो एक से ज्यादा तो हैं, तो पॉलीएंड्री तो हो ही गया वो, लेकिन एक से ज्यादा है, लेकिन वो जो ज्यादा है वो सब भाई आपस में, तो उसको फ्रेटर्नल कहा जाएगा। ठीक, when several brothers share a common wife, it is called fraternal और एडल्फिक पॉलीएंड्री। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी आपसे एडल्फिक भी पूछ लेते हैं, तो आपको फ्रेटर्नल तो पता होता है, लेकिन एडल्फिक नहीं पता होता। ठीक, इसको लेबिरेट भी कहा जाता है। ठीक, तो ये सब टर्म्स आपको याद रखना है, एडल्फिक भी याद रखना है, लेबिरेट भी याद रखना है, फ्रेटर्नल भी याद रखना है। जब कई भाई एक ही पत्नी साझा करते हैं, तो इसे भातृ या एडल्फिक बहुपतित कहा जाता है। ठीक, भ्रातृ या एडल्फिक बहुपतित कहा जाता है। ठीक, Draupadi's marriage to Pandavas is a fine example of fraternal polyandry।
तो द्रौपदी का जो विवाह हुआ था पांडवों से, ये बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का, क्योंकि जो पांडवा पांडवा थे वो सब आपस में भाई थे। ठीक। तो द्रौपदी का जो विवाह हुआ था पांडवास से, ये बेस्ट एग्जाम्पल है पॉलीएंड्री का। इट इज प्रिवेलेंट एमंग द टोडास। ये ज्यादातर किसमें पॉलीएंड्री जो है वो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री जो है वो ज्यादातर कौन से ट्राइब में प्रिवेलेंट है? टोडास ट्राइब में। ठीक। टोडास ट्राइब में ये ज्यादातर प्रिवेलेंट। द्रौपदी का पांडवों को से विवाह भातृ बहुपतित का एक अच्छा उदाहरण है। ये टोडो में प्रचलित है। टोडो में ज्यादातर ये प्रचलित है। टोडो क्या है? एक ट्राइब, एक आदिवासी समूह है जिसमें ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, गैर भातृ बहुपतित क्या होता है? इट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। मतलब अगर एक विमेन है, उसकी कई हस्बैंड है, एक विमेन है, एक वुमेन है, उसके कई हस्बैंड हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हस्बैंड है वो भाई नहीं आपस में। अगर वो भाई नहीं है तो उसको नॉन फ्रेटर्नल कहा जाएगा। जैसे नॉन सोरोरल में बहनें नहीं थी तो नॉन सोरोरल कह दिया गया था। इसमें अगर भाई नहीं है तो नॉन फ्रेटर्नल कह दिया जाएगा। ठीक। इन दिस टाइप ऑफ मैरिज हस्बैंड ऑफ अ वुमेन इज नॉट नेसेसरली ब्रदर टू ईच अदर। जरूरी नहीं है कि वो आपस में भाई। ठीक। इस प्रकार के विवाह में स्त्री का पति एक दूसरे का भाई होना आवश्यक नहीं है। मतलब इसमें जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे के भाई हो। दिस टाइप ऑफ मैरिज इज फाउंड एमंग। अब ये नॉन फ्रेटर्नल मैरिज कहाँ पे पाई जाती है? नायर्स में, केरला में। केरला के जो नायर्स हैं उनमें पाया जाता है। नायर्स एक ट्राइब है। वाइफ गोज टू स्पेंड सम टाइम विद ईच ऑफ हर हस्बैंड। ठीक। तो वाइफ जो है अपने हर हस्बैंड के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम बिताने के लिए जाती है। ठीक। इस प्रकार का विवाह केरल के नायरों में पाया जाता है। ठीक। नायर क्या है? एक आदिवासी समूह है जहाँ पे इस तरह का विवाह पाया जाता है। पत्नी अपने प्रत्येक पति के साथ कुछ समय बिताने के लिए जाती है। तो इसमें पत्नी जो है अपने प्रत्येक पति के साथ थोड़ा बहुत समय बिताने के लिए जाती है। ठीक। तो वो एक पति के साथ नहीं बल्कि कई पति के साथ अपने संबंध रखती है। सोरोरेट मैरिज किसको कहते हैं? मैंने पहले ही बता दिया। सोरोरेट क्या है? अगर बहनें हैं तो उसको सोरोरेट कहा जाएगा, और भाई हैं तो उसको लेविरेट कहा जाएगा। ठीक। तो सोरोरेट मैरिज क्या है? सोरोरेट मैरिज इज अ टाइप ऑफ मैरिज in which husband engaged in marriage or sexual relations with the sister of his wife। अपने वाइफ के सिस्टर के साथ सेक्सुअल रिलेशन हो या मतलब मैरिज में एंगेज हो तो उसी को क्या कहा जाता है? सोरोरेट मैरिज कहा जाता है। यूजुअली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ और इफ हिज वाइफ हैज प्रूवन इनफर्टाइल। तो ये सोरोरेट मैरिज कब होती है? सोरोरल और नॉन सोरोरल और सोरोगेट में बस फर्क इतना है कि सोरोरेट मैरिज जो होती है वो या तो वाइफ के डेथ के बाद होगी कि वाइफ के डेथ के बाद उसने क्या किया, अपने सिस्टर के साथ वो अपने वाइफ के सिस्टर के साथ उसने शादी कर ली। ठीक। तो वो सोरोरेट हो गया। या कभी कभी ऐसा होता है कि जो वाइफ है वो इनफर्टाइल घोषित हो जाती है। मतलब कि ये मान लिया जाता है कि अब उसके थ्रू बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो वो क्या करता है, उसकी सिस्टर से शादी कर लेता है। ठीक। इस तरह की मैरिजेस को क्या कहा जाता है? सोरोरेट मैरिज कहा जाता है। हाँ, आजकल भी ऐसा होता है। नायर्स में आजकल भी ऐसा पाया जाता है। टोडास में आजकल भी ऐसा पाया जाता है। बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जो पाए जाते हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो पाई जाती हैं जिसमें पाए जाते हैं। इवन मतलब आ, आप देखेंगे अपने आसपास भी कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल ही जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक। ये तो कॉमन है कि एक हस्बैंड है उसके कई वाइफ हैं। ये तो कॉमन है, मुस्लिम कम्युनिटी में भी पाया जाता है ये। लेकिन एक वाइफ उसके कई हस्बैंड भी पाए जाते हैं। ठीक। सोरोरेट विवाह क्या है? सोरोरेट विवाह एक प्रकार का विवाह है जिसमें एक पति अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह करता है या यौन संबंध में संलग्न होता है। ठीक। या तो विवाह करेगा या यौन संबंध में संलग्न होता है। तो ऐसे विवाह को सोरोरेट विवाह कहा जाता है। आमतौर पर अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद। तो ये ज्यादातर कब करते हैं? आमतौर पर अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद, या उसकी पत्नी को अगर बांझ साबित कर दिया जाए। बांझ किसको कहते हैं? जिनके बच्चे ना होने वाले हों उनको बांझ कहा जाता है। तो अगर ऐसा साबित हो गया है तो वो क्या करता है, उसकी बहन से शादी कर लेता है, उसकी बहन से विवाह कर लेता है। इस तरह के विवाह को सोरोरेट विवाह कहा जाता है। ठीक।
इसके विपरीत आता है लेविरेट। लेविरेट विवाह क्या होता है? लेविरेट मैरिज इज अ टाइप ऑफ मैरिज इन विच द ब्रदर ऑफ अ डिसीज मैन इज ऑब्लिग टू मैरी हिज ब्रदर्स विडो। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि अगर एक आदमी है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका भाई जो है, जरूरी होता है कि उसके भाई पे फोर्स किया जाता है कि वो अपनी जो भाई की विडो है उससे शादी करे। ठीक, लेविरेट विवाह एक प्रकार का विवाह है जिसमें एक मृत व्यक्ति का भाई अपने भाई की विधवा से विवाह करने के लिए बाध्य होता है। ठीक, अगर ऐसा है कि वो जो है अपने जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के भाई से शादी कर रही है, तो ऐसा जो है, हाँ, इस तरह की जो मैरिज है, इस तरह की जो विवाह है, उनको लेविरेट विवाह या लेविरेट मैरिज कहा जाता है। ठीक, ये तो बहुत कॉमन है, ये पाया जाता है आसपास। इवन मुस्लिम कम्युनिटी में भी, या आप देखेंगे कि आजकल तो मतलब हर कम्युनिटी में ज़्यादातर पाया जाता है कि अगर बड़ा भाई है, उसके उसकी डेथ हो गई, तो जो उसकी वाइफ होती है उससे जो है छोटे भाई लोग, छोटे भाइयों में से कोई एक जो है उससे शादी कर लेता है। आपने बहुत एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे। तो इस तरह के विवाह को क्या कहा जाता है? लेविरेट विवाह कहा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सेनोगैमी या ग्रुप मैरिज। सेनोगैमी या ग्रुप मैरिज दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। सेनो या ग्रुप। ठीक, सेनो मतलब ग्रुप होता है, मतलब अगर कई वाइफ भी हैं, उनके साथ साथ कई हस्बैंड भी, मतलब आपस में सब हैं, कई वाइफ हैं और कई हस्बैंड हैं, तो उसी को ग्रुप मैरिज या सेनोगैमी कहा जाता है। ग्रुप मैरिज मीन्स मैरिज ऑफ टू और मोर वुमेन with two or more men. ठीक, two or more women with two or more men अगर एक साथ शादी करते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? सेनोगैमी या ग्रुप मैरिज का। ठीक, एक से ज्यादा हस्बैंड है और एक से ज्यादा वाइफ भी है। ठीक, और जो आपस में एक्सचेंज करते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें बटे हुए हैं, सर आपस में एक्सचेंज होता है। ठीक, एक वाइफ जो है वो सारे हस्बैंड से मिलेगी और एक हस्बैंड जो है वो सारे वाइफ से मिलेगा, इसी तरह से पूरा रोटेशन चलता रहता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? ग्रुप मैरिज या सेनोगैमी कहा जाता है। एवरी वीमेन इज द वाइफ ऑफ एवरी मैन। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एवरी वीमेन इज अ एवरी वुमेन इज अ वाइफ ऑफ एवरी मैन। ठीक, हर औरत जो है हर आदमी की जो है पत्नी होती है, बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर ग्रुप, जो भी उस ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक, सोनोगैमी या सामूहिक विवाह क्या होता है? सामूहिक विवाह का अर्थ है दो या दो से अधिक स्त्रियों का दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह। ठीक, दो या दो से अधिक स्त्रियों का दो या दो से अधिक पुरुषों से विवाह। प्रत्येक महिला एक विशेष समूह से संबंधित प्रत्येक पुरुष की पत्नी होती है। तो मैंने कहा ना कि ग्रुप विवाह में ऐसा नहीं है कि बांट दिए जाते हैं कि अच्छा ये आपकी वाइफ है, ये आपकी हस्बैंड है, ऐसा बांटा नहीं जाता है। हर औरत, हर महिला जो है हर पुरुष की वाइफ होगी, हर पुरुष की पत्नी होगी, और हर पति जो है, हर पुरुष जो है वो हर महिला का पति होगा। ठीक, तो वो आपस में एक्सचेंज चलता रहता है। ठीक, इस तरह की मैरिजेस को सोनोगैमी या सामूहिक विवाह कहा जाता है, सेनोगैमी या ग्रुप मैरिज कहा जाता है। सोशोलॉजिस्ट लाइक डॉक्टर रिवर्स कॉल्ड इट अ काइंड ऑफ सेक्सुअल कम्युनिज्म। इसको जो है डॉक्टर रिवर ने सेक्सुअल कम्युनिज्म का नाम दिया है। तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है कि किसने जो है ग्रुप मैरिज को सेक्सुअल कम्युनिज्म कहा था? तो डॉक्टर रिवर्स ने कहा था। ठीक है, डॉक्टर रिवर जैसे समाजशास्त्री ने इसे एक प्रकार का यौन साम्यवाद कहते हैं। ठीक, दिस टाइप ऑफ मैरिज इज फाउंड एमंग सम ट्राइबल्स इन ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ पे पाई जाती है इस तरह की मैरिज। तो कुछ ट्राइब्स, ऑस्ट्रेलिया की कुछ ट्राइब्स में पाई जाती हैं। इंडिया में भी कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जहाँ पे ग्रुप मैरिजेस या सेनोगैमी पाई जाती है। तिब्बत में कुछ ट्राइब्स या मतलब ट्राइब्स ऐसी पाई जाती हैं जहाँ पे ग्रुप मैरिज या सेनोगैमी पाई जाती है। सेलोन आर बिलीव टू हैव प्रैक्टिस ग्रुप मैरिज। तो ये लोग जो है ग्रुप मैरिज प्रैक्टिस करते हैं। तो इवन इंडिया में भी ये चीज़ें होती हैं। हाल तो हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं हो सकता है ऐसा ना हमको पता हो, लेकिन बहुत से लोगों, मतलब जहाँ पे मतलब इंडिया में कहीं ना कहीं ऐसे ट्राइब्स पाए जाते हैं जहाँ पे सेनोगैमी या ग्रुप मैरिज होती है। ठीक, तो डॉक्टर रिवर जैसे समाजशास्त्री इसे एक प्रकार का यौन साम्यवाद कहते हैं। इस प्रकार का विवाह ऑस्ट्रेलिया, भारत, तिब्बत और सेलोन में कुछ आदिवासियों के बीच बीच सामूहिक विवाह का अभ्यास करने के लिए माना जाता है। ठीक, तो कुछ आदिवासी ऐसे हैं जो सामूहिक विवाह
करते हैं। सेनोगैमी मतलब होता है पूरे ग्रुप में शादियां होती हैं। ग्रुप में मतलब कि एक से ज्यादा वाइफ होते हैं और एक से ज्यादा हस्बैंड भी होते हैं, ठीक। और ऐसा नहीं है कि बटे होंगे, जैसे होता है ना कि ग्रुप है तो उसमें फिक्स हो गया कि ये आपकी वाइफ है, ये आपके हस्बैंड है, ऐसा नहीं होता। हर आदमी जो है, हर औरत का हस्बैंड होगा और हर औरत जो है हर आदमी की पत्नी होगी, ठीक। हर आदमी की वाइफ होगी, तो वो आपस में एक्सचेंज चलता रहता है और वो पूरा ट्रांसफर होते रहते हैं, आपस में एक्सचेंज होता रहता है। तो यहाँ पे फिक्स नहीं होता है कौन किसकी वाइफ है। पूरा ग्रुप मैरिज होती है तो ग्रुप में पूरा वो वाइफ एक्सचेंज होती रहती है आपस में। तो इस तरह की मैरिजेस को, अगर एक से ज्यादा औरत है और एक से ज्यादा मर्द भी है, ठीक, तो उसी को क्या कहा जाता है, सेनोगैमी कहा जाता है। वन, मोर देन वन हस्बैंड और मोर देन वन वाइफ। मोर देन मतलब एक से ज्यादा पति और एक से ज्यादा पत्नी, लेकिन इसमें फिक्स नहीं होता है कि किसकी पत्नी कौन होगी। हर महिला जो है हर पुरुष की पत्नी होगी और हर पुरुष जो है हर महिला का क्या होगा, पति होगा, ठीक। ये ज्यादातर कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तिब्बत और सिलोन में पाए जाते हैं, जो लोग इस तरह की मैरिजेस को प्रैक्टिस करते हैं। रूल्स और मैरिज रिस्ट्रिक्शंस। अब मैरिज के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, नियम या विवाह प्रतिबंध। मैंने बताया ना कुछ ट्राइब्स होते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया में कुछ ट्राइब्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ ट्राइब्स हैं, तिब्बत या सिलोन में कुछ ट्राइब्स हैं जो इस तरह की मैरिजेस को प्रैक्टिस करती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ट्राइब्स है, बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो ग्रुप मैरिज को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक। किसी एक ट्राइब में पाया जाता है तो उसका एग्जाम्पल हम लोग दे देते हैं, ठीक। ये कई ट्राइब्स में पाया जाता है, किसी एक ट्राइब, किसी एक आदिवासी समूह में नहीं पाया जाता है, बल्कि कई तरह के आदिवासी समूह हैं जो इस तरह की मैरिजेस को, इस तरह के विवाह को फॉलो करते हैं, ठीक। अब रूल्स क्या है, मैरिज से रिलेटेड रूल क्या है। मैरिज इज नॉट अ मेयर लाइसेंस टू लिव एज स्पाउस। तो मैरिज जो है एक, सिर्फ ये नहीं कि आपको लाइसेंस दे दिया गया एक साथ रहने का, ठीक। इट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड इन्वॉल्व सोशल, म्यूचुअल एंड इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन। तो ये एक सोशल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसमें आपका सोशल, म्यूचुअल और इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन होता है, कुछ आपकी जिम्मेदारियां होती हैं इसमें, ठीक। विवाह केवल पति पत्नी के रूप में रहने का लाइसेंस नहीं है, ये सामाजिक संरचना का आधार प्रदान करता है और इसमें सामाजिक, पारंपरिक और व्यक्तिगत दायित्व भी शामिल है। तो कुछ दायित्व भी शामिल होते हैं जिसको आपको फॉलो करना जरूरी होता है, ठीक। मैरिज बॉन्ड आर देयरफॉर इन एवरी सोसाइटी स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन। इसीलिए हर सोसाइटी में मैरिज बॉन्ड जो होता है उसको स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन किया जाता है, मतलब उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाते हैं जिससे उनको मेंटेन किया जाता है। बाई एक्सोगैमस एंड एंडोगैमस रिस्ट्रिक्शन। तो रिस्ट्रिक्शन किस तरह के होते हैं, एक्सोगैमस और एंडोगैमस। एक्सोगैमस और एंडोगैमस क्या है, विद इन ग्रुप अगर है तो एंडोगैमस, आउटसाइड ग्रुप है तो एक्सोगैमस, ठीक। इसलिए विवाह बंधन प्रत्येक समाज में बहिर्विवाह और अंतर विवाह प्रतिबंधों द्वारा सख्ती से अनुशासित होता है, ठीक। तो एंडोगैमी और एक्सोगैमस मैरिज क्या होते हैं, एंडोगैमी और एंडोगैमस मैरिज क्या होते हैं। एंडोगैमी और एंडोगैमस मैरिज क्या होता है, एंडोगैमी इज द फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच द मस्ट इन विच वन मस्ट मैरी विद इन ओन कास्ट और अदर ग्रुप। जैसे आपने देखा कि कास्ट क्या है, एंडोगैमस ग्रुप है। इसमें क्या है, एक आदमी के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि वो अपने कास्ट से ही शादी करेगा या अपने ग्रुप से ही शादी करेगा। अगर वहां पे एंडोगैमिस मैरिज हो रही है तो मतलब वो विद इन ग्रुप में शादी करेगा और विद इन कास्ट, मतलब एक ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण से ही शादी कर सकता है, दूसरे से नहीं कर सकता, ठीक। दिस रूल डज नॉट परमिट मैरिज ऑफ क्लोन किन, ठीक। ये रूल जो है क्लोज किन से मैरिज करने के लिए, जैसे विद इन ग्रुप तो करना है लेकिन ऐसा नहीं कि रिश्तेदार से ही करनी है, ठीक। अपनी कास्ट से करना है लेकिन ऐसा नहीं कि रिश्तेदार से ही करनी है, क्लोज किन से नहीं करना, ठीक। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है, दिस रूल्स डज नॉट परमिट मैरिज ऑफ क्लोज किन, मतलब अपने विद इन कास्ट, अपनी जाति से ही करना है, लेकिन जाति से करने के चक्कर में ऐसा नहीं कि क्लोज रिश्तेदार जो है उनसे ही कर ले, ठीक। एंडोगैमी विवाह वो रूप है, यानी कि अंतर विवाह एक वो रूप है जिसमें व्यक्ति को अपनी जाति का अन्य समूह, ये अंतर विवाह होगा, ठीक है।
अपनी जाति या अन्य समूह के भीतर विवाह करना होता है, ठीक है। तो अपनी जाति या अपने ही समूह के अंदर विवाह करना होता है, लेकिन अपने जाति और अपने समूह के अंदर विवाह करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप करीबी रिश्तेदार से भी कर सकते हैं, ठीक। ये नियम जो है करीबी रिश्तेदार से विवाह करने की अनुमति नहीं देता है, ठीक। ट्राइबल और डिविजनल एंडोगेमी, ट्राइबल और डिविजनल एंडोगेमी ये एग्जांपल है कि विद इन ट्राइब आपको शादी करना होता है। जिस ट्राइब से आप बिलोंग करते हैं उसी ट्राइब से शादी करेंगे, जिस जिस डिवीजन से आप बिलोंग करते हैं उसी डिवीजन में आप शादी करेंगे। दिस इज द एंडोगेमी इन विच नो इंडिविजुअल कैन मैरी आउटसाइड हिज ओन ट्राइब। तो इसमें जो है अपने ट्राइब या अपने डिवीजन से बाहर कोई भी इंडिविजुअल शादी नहीं कर सकता है। लाइक कास्ट, विद इन कास्ट आपको शादी करना होता है। अ ट्राइब इज ऑल्सो एन एंडोगेमस यूनिट, ट्राइब भी क्या है, एक एंडोगेमस यूनिट है। ये सगोत्र विवाह है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने गोत्र या संभाग के बाहर विवाह नहीं कर सकता, ठीक। तो अपने गोत्र या संभाग के बाहर विवाह नहीं कर सकता। जाति की तरह जनजाति भी एक अंतर विवाह इकाई है, ठीक। तो जनजाति भी अंतर विवाह मतलब जिस तरह से कास्ट जो है अंतर विवाह को मानते हैं, मतलब विद इन कास्ट शादी करना होता है, कास्ट के अंदर जाति के अंदर शादी करना होता है। तो जनजाति भी ये मानते हैं कि आपको अपनी ही जनजाति में ही शादी करना है, ठीक। कास्ट एंडोगैमी, जाति अंतर्विवाह किसको कहते हैं? दिस फॉर्म ऑफ कास्ट एंडोगैमी इट प्रोहिबिट द मेंबर्स ऑफ कास्ट लाइक टू मैरी आउटसाइड देयर ओन कास्ट। तो कास्ट एंडोगैमी आपको समझ में आ रहा है कि कास्ट के अंदर शादी करना हो, जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं उसी कास्ट से आपको शादी करना होता है, आप कास्ट से बाहर शादी नहीं कर सकते, ठीक। जाति अंतर्विवाह किसको कहते हैं? जाति सजातीय विवाह का ये रूप है, एक जाति के सदस्य को अपनी जाति के बाहर शादी करने से रोकता है, ठीक। तो जाति अंतर्विवाह क्या है कि अपने सदस्य को दूसरी जाति से शादी करने से रोकता है, ठीक। सब कास्ट एंडोगैमी, उपजाति अंतर्विवाह क्या होता है? जाति के अंदर भी कुछ उपजातियां होती हैं, अब उपजाति में भी आपको शादी करना होता है, आपको दूसरे उपजाति से शादी नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ एंडोगैमी इन विच चॉइस ऑफ मैरिज इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सब कास्ट, ठीक। मतलब अपने सब कास्ट में भी ही शादी करना है, मतलब जो आपका सब कास्ट है उसी कास्ट में ही आपको शादी करना है, ठीक। जैसे ब्राह्मण के अलग अलग टाइप होते हैं, अब उसी में आपको शादी करना है, दूसरी कास्ट में नहीं करना है, ठीक। ये एक प्रकार की एंडोगैमी है जिसमें शादी के लिए विकल्प उपजाति तक ही सीमित है, मतलब उपजाति में भी आपको एंडोगैमी ही करना है, अंतर्विवाह ही करना है, ठीक। एक तो हो गया आपका जाति, दूसरा उपजाति होता है, उसके बाद आपका आता है गोत्र, ठीक। तो उपजाति के अंदर भी आपको शादी करना है, उसके बाहर भी नहीं कर सकते। वर्ण एंडोगैमी, वर्ण मतलब जो आपका चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक। वर्ण एंडोगैमी मतलब यही हुआ कि आपको विद इन वर्ण शादी करना है, मतलब आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण से ही करेंगे, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय से ही करेंगे, शूद्र हैं तो शूद्र से ही करेंगे, और वैश्य हैं तो वैश्य से ही करेंगे, ठीक। वर्ण एंडोगैमी क्या है? वन एंडोगैमी प्रेस्क्राइब मैरिज बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम वर्ण, सेम वर्ण से आपको शादी करना है। मैरिज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ण वाज रिगार्डेड इज अ प्रॉपर एंड आइडियल। तो सेम वर्ण वर्ण में अगर आप शादी करते हैं तो उसी को प्रॉपर और आइडियल मैरिज माना जाता है, ठीक। वर्ण एंडोगैमी एक ही वर्ण के सदस्यों के बीच विवाह निर्धारित करती है, मतलब कि आपको, आप जिस वर्ण से हैं उसी वर्ण से आप शादी कर सकते हैं, दूसरे वर्ण से नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक ही वर्ण से शादी करते हैं तो उसी को आदर्श विवाह माना जाता है या उचित विवाह माना जाता है, ठीक। उसी को आदर्श विवाह या उचित विवाह माना जाता है। एक्सोगैमी और एक्सोगैमस मैरिज, बहिर्विवाह या बहिर्विवाह, ठीक। इसको क्या कहते हैं? एक्सोगैमी मतलब विद इन आउटसाइड ग्रुप, आउटसाइड ग्रुप मतलब अपने ग्रुप से बाहर आप शादी करते हैं तो उसको एक्सोगैमी कहा है। एंडो मतलब अंदर और एक्सो मतलब बाहर, ठीक। एंडोगैमी refers to the rule that a man must marry someone outside his own group, ठीक। मतलब एक आदमी को अपने ग्रुप से बाहर ही शादी करना, जैसे गोत्रा एक्सोगैमी होती है, आपको अपने गोत्र में शादी आप नहीं कर सकते, आपको गोत्र से बाहर ही शादी करना होता है, तो ये एक तरह का क्या है? एक्सोगैमी, ठीक। बहिर्विवाह इस नियम को संदर्भित करता है कि एक व्यक्ति को अपने ही समूह के बाहर किसी से विवाह करना चाहिए, ठीक। तो अपने समूह से बाहर करना है, अपने समूह के अंदर आप विवाह नहीं कर सकते।
नेक्स्ट आता है गोत्र एक्सोगेमी। गोत्र बहुविवाह किसको कहते हैं? गोत्र रिफर्स टू द क्लेम। एक क्लेम को गोत्र कहा जाता है। आपको अपने गोत्र से बाहर ही शादी करना होता है, विद इन गोत्र आप शादी नहीं कर सकते। मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप गोत्र आर क्लेम आर सपोज टू हैव क्लोज ब्लड रिलेशन। क्योंकि ये माना जाता है कि जो आपके अपने गोत्र के लोग होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो ब्लड रिलेशन में आते हैं, मतलब उनसे जो आपका रिलेशन है वो ब्लड के थ्रू है, तो ब्लड के थ्रू रिलेशन है तो आप उनसे शादी नहीं कर सकते। ठीक। गोत्र को संदर्भित करता है एक विशेष गोत्र या कबीले के सदस्य आपस में घनिष्ठ रक्त संबंध रखते हैं। ठीक, घनिष्ठ रक्त संबंध रखते हैं, इसलिए आप उनसे शादी नहीं कर सकते। हेंस द हिंदू प्रैक्टिस ऑफ वन मैरिंग आउटसाइड वंस ओन गोत्र। इसलिए आप देखेंगे कि हिंदू कम्युनिटी में, हिंदू सोसाइटी में ज्यादातर जो है गोत्र एक्सोगेमी होता है। ठीक, गोत्र से बाहर ही आपको शादी करना होता है। इसीलिए किसी के अपने गोत्र से बाहर शादी करने की हिंदू प्रथा गोत्र बहिर्विवाह है। ठीक। परिवार एक्सोगेमी, परिवार बहिर्विवाह किसको कहते हैं? परिवार मीन्स सिबलिंग, मतलब जो आपके भाई बहन होते हैं वो। ठीक। पीपल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ कॉमन सेंस आर सेड टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर परिवार। ठीक, जो एक ही सन से बिलोंग करते हैं। ठीक, एक ही सन से बिलोंग करते हैं, उनको ये माना जाता है कि वो आपस में भाई बहन है। ठीक, आपस में सिबलिंग है। ठीक, एक ही परिवार से बिलोंग करते हैं, इसलिए आपको उस परिवार से बाहर शादी करना होगा। ठीक, तो हर परिवार जो है वो किसी न किसी सन से बिलोंग करता है। उस सन से जो भी लोग बिलोंग करेंगे, ये माना जाता है वो आपस में भाई बहन है, एक ही परिवार के लोग हैं, इसलिए आप अपने परिवार में शादी नहीं कर सकते, बल्कि उससे बाहर आपको शादी करना होता है। परिवार का अर्थ है भाई बहन, एक समान सन से उत्पन्न लोग एक विशेष परिवार से संबंधित कहे जाते हैं। ठीक, तो जो एक ही सन से उत्पन्न लोग होते हैं उनको एक विशेष परिवार माना जाता है, और आपको अपने परिवार में शादी करने की अनुमति नहीं दी जाती। अकॉर्डिंग टू परिवार एक्सोगेमी, वन हैज टू मैरी आउटसाइड वन ओन परिवार, मतलब अपने परिवार से बाहर ही आपको शादी करनी होती है। और विद इन परिवार मैरिज जो है वो फॉरबिडन होती है, मतलब ये आप नहीं कर सकते, ये वर्जित होता है। ठीक, परिवार विजातीय विवाह के अनुसार व्यक्ति को अपने परिवार से बाहर विवाह करना पड़ता है, परिवार के भीतर विवाह वर्जित होता है। ठीक, परिवार के भीतर विवाह जो है वो वर्जित होता है, आपको अपने परिवार में ही विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आता है सपिंडा एक्सोगेमी। सपिंडा एक्सोगेमी क्या है? सपिंडा बहिर्विवाह क्या है? तो सपिंडा मीन्स लीनियज। सपिंडा मतलब होता है लीनियज, मतलब जिस एक सपिंडा से आप बिलोंग करते हैं, उस सपिंडा मतलब लीनियज, आपका जो लीनियज है उसके बीच में आप शादी नहीं कर सकते, अपनी लीनियज के बाहर, अपनी सपिंडा के बाहर ही आपको शादी करना होगा। पीपल बिलोंगिंग टू 5 जनरेशन फ्रॉम द फादर। तो आप सपिंडा में क्या चीजें आ जाती है? फादर से 5 जनरेशन। ठीक, एंड 3 और 7 जनरेशन फ्रॉम द मदर, या 3 या 7 जनरेशन मदर से लिया जाता है। 3 या 7 जनरेशन, अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग लिया जाता है इसमें। ठीक। ठीक, 3 या 7 जनरेशन से मदर की साइड से लिया जाता है, नोन है सपिंडा, तो उनको सपिंडा कहा जाता है। सपिंडा का अर्थ है वंश, पिता पक्ष की 5 पीढ़ियों और माता पक्ष की 3 या 7 पीढ़ियों के लोगों को सपिंड कहा जाता है। वो एक पिंड से संबंधित माने जाते हैं। ठीक, और उस पिंड में आप शादी नहीं कर सकते। दे बिलीव टू बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पिंडा, hence according to सपिंडा एक्सोगेमी मैरिज विद इन ओन सपिंडा इज फॉरबिडन। तो अपने ही पिंडा में शादी करना, अपनी सपिंडा में शादी करना जो है वर्जित है, आप नहीं कर सकते। ठीक, दे आर सपोज टू मैरी आउटसाइड वंस ओन सपिंडा, मतलब कि आपको अपने सपिंडा से बाहर ही शादी करना होगा। वो एक विशेष पिंड से संबंधित माने जाते थे, इसलिए सपिंड बहिर्विवाह के अनुसार अपने सपिंड में विवाह वर्जित है, उन्हें अपने सपिंड के बाहर शादी करनी चाहिए। ठीक, तो उन्हें अपने सपिंड के बाहर ही शादी करनी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है विलेज एक्सोगेमी, ग्राम बहिर्विवाह, मतलब विद इन विलेज आपको शादी नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैरिज विद इन ओन विलेज इज फॉरबिडन, अपने ही गांव में शादी करना वर्जित है। ईच एंड एवरी सोसाइटी प्रेस्क्राइब सर्टेन रूल्स रिलेटिंग टू मैरिज, हर सोसाइटी जो है कुछ ना कुछ रूल मैरिज से रिलेटेड बनाती है। ठीक,
इस सिद्धांत के अनुसार अपने गांव में विवाह वर्जित है और प्रत्येक समाज विवाह से संबंधित कुछ नियमों का को निर्धारित करता है। तो हर समाज जो है विवाह से संबंधित कुछ नियम को निर्धारित करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा फास्ट आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, मैरिज इज एन, विवाह क्या है? Important and universal social institution of society, important basis for group formation, helpful in strengthening the caste system, helpful in claiming down the anger of two conflicting groups. जाति व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक। विवाह क्या है? समाज की महत्वपूर्ण एवं सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है, समूह निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है, जाति व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक है, दो परस्पर विरोधी समूहों के गुस्से से को शांत करने में सहायक है। ठीक, दो परस्पर विरोधी समूहों के गुस्से को शांत करने में सहायक है। क्या है बताइए? आंसर फास्ट, सारे लोग आंसर करिए। सबको आंसर करना है, फास्ट आंसर करिए। ये ठीक है, आंसर सही है आप लोग का। इम्पोर्टेंट एंड यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, समाज की महत्वपूर्ण एवं सार्वभौमिक सामाजिक संस्था। तो मैंने बताया था कि ये क्या है, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, who among the following was on the opinion that a gift is a social substitute for money among moneyless culture? जो भी moneyless culture होते हैं उनमें जो गिफ्ट दिया जाता है वो एक मनी का सब्स्टिट्यूट होता है। किसने कहा था? निम्नलिखित में से किसकी राय थी कि धनहीन संस्कृतियों में उपहार धन का एक सामाजिक विकल्प है? ऑगबर्न एंड निम्कोफ, मॉस, फ्रेजर, पॉलियन। ऑगबर्न और निम्कोफ, मॉस, फ्रेजर या पॉलियन, किसने कहा था बताइए? कि गिफ्ट जो दी जाती है वो जो मनीलेस कल्चर होता है, यानी कि ऐसी संस्कृति जहाँ पे पैसे नहीं होते हैं वहाँ पे मनी के लिए गिफ्ट दी जाती है, पैसे के लिए गिफ्ट दिया जाता है। तो किसने कहा था? गेस करिए आप लोग। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑगबर्न एंड निम्कोफ। ऑगबर्न एंड निम्कोफ ने ये बात कही थी कि गिफ्ट जो है वो क्या है, सोशल सब्स्टिट्यूट फॉर मनी है एमंग मनीलेस कल्चर। ठीक, धनहीन संस्कृति में उपहार धन का एक सामाजिक विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, who among the following is associated with authority? निम्नलिखित में से कौन सत्ता से संबंधित है? हॉब्स, गॉसिव, वेबर, लॉक। ठीक, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। ठीक, किसने अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है? आंसर फास्ट, सारे लोगों का आंसर आना चाहिए। जितने लोगों ने ज्वाइन किया है सबका आंसर आना चाहिए। Yes, so the answer for this question is C, that is मैक्स वेबर। वेबर ने अथॉरिटी और पावर के बारे में बात किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन? इनमें से कौन जो है इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? स्मार्ट फॉलो सम वेल एस्टेब्लिश्ड रूल, इट स्ट्रेंथन
Its strength is based on obedience to rule. These grow with the society. These have no definite objective. कौन सा नहीं है ऑब्जेक्ट, कौन सा जो है इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ये बताना। तो हमने मैरिज इंस्टीट्यूशन पढ़ा है, उसी के रिगार्डिंग आप आंसर कर सकते हैं कि मैरिज में रूल्स होते हैं, ठीक। तो इट मस्ट फॉलो some well established rule. Its strength is based on obedience to rule. These grow with the society. These have no definite objective. इनका कोई गोल नहीं होता है, ठीक। इसे कुछ सुस्थापित नियमों का पालन करना चाहिए। इनकी ताकत नियमों के पालन पर आधारित है। ये समाज के साथ बढ़ते हैं। इनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं। आंसर फर्स्ट। सब लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, आंसर करिए सब लोग, जितने लोग ज्वाइन किए हैं सब लोग आंसर करिए। So the answer for this question is D. These have no definite objective. इनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है, ठीक। इनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं है। Next question, next and last question. Who of the following has said that a social institution is a functional configuration of cultural pattern? निम्नलिखित में से किसने कहा है कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक पैटर्न का एक कार्यात्मक विन्यास है? So the answer for this question is Lean and Glean. ठीक, ठीक है, लीव करते हैं क्लास। वन मिनट। तो अब कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं आप लोग, एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। ठीक है, फिर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।